चंचल आपका माइक ऑन है? चलो स्टार्ट करें। तो ट्राई करके आए हो आप लोग? हाँ सर, वो जेई वाला डिस्कस कर सकते हैं आज, अगर आप करना चाहोगे, क्योंकि फिर वो जैम एमएस वाला एमए वाला कर लेंगे लास्ट में। जेई वाला कर लो, तो करवा जेडब्ल्यू पाओगे? वाला कौन सा था? ये तो एमएस लास्ट क्लास में एमएस वाला किया था ना, लास्ट क्लास में। हाँ, लास्ट में एमएस वाला करा था सर। हाँ, सर अभी एमए वाला हो, मतलब इतना तेजी से हो नहीं पा रहा, टाइम लग रहा है एमए वाले में ना। बहुत बड़ा भी है वो, इससे काफी बड़ा है, गेट 70-80 क्वेश्चन। गेट नॉन पीवाईक्यू वन वेरिएबल, ये जेडब्ल्यू वाला है ये। हाँ। सर यस। जैम एमएस का 2021 वाला कर दीजिए ना सर। देखो हमारे पास जो इंटीग्रल के असाइनमेंट्स मैंने दे रखे हैं, तो एक तो नॉन पीवाईक्यू वाला, ये तो सबने कर ही रखा, तो ये तो आसान था। ये तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है ना, बुक से दे दिए थे। तो आप ये सिंपली हो, ये तो हो गया होगा जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उनका। सॉल्व करके जस्ट देख लेना कि हाउ टू इवेलुएट, है ना, ये है। सर हाँ। सर जैम एमएस 2021 जो आईसी वाला पेपर था वो तो कर दीजिए ना। तो लास्ट क्लास में तुमने ट्राई किया है? डाउट है? सर 2021 का ही डाउट है, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा, द्वारिकी से तुमने ट्राई किया है कि नहीं? ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने ना इसको। तो इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन लिख के ट्राई करो, देख के नहीं कि हो जाएगा। लिख के, एक एक क्वेश्चन लिख के देखो, आंसर मैच करो। आंसर होना मतलब मैच करके देखो। आंसर आना चाहिए, कहने का मतलब ये आंसर आना चाहिए, तुम कॉन्फिडेंट रहो कि तुम्हारा आंसर वो है। तो इस तरीके से तो इसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे ना, तो लास्ट क्लास में जो साहिल डाउट पूछा था जनरली वही डिस्कस किया था हमने। बाकी लोग अगर ट्राई करके आए हो तो आप डाउट पूछो, है ना। सो मतलब सिंपली हमने इंटीग्रल कैलकुलस थ्योरी किया है ना। अब आपको जैम एमए, जैम एमएस, गेट एसटी, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस और एक नॉन पीवाईक्यू का है। और भी ऐसे डिफरेंट हमने भेजा था ना, और भी मटेरियल्स उस दिन डिफरेंट कोचिंग्स के, मतलब वो मिल जाते हैं ऑनलाइन, तुम सर्च करोगे तो उस तरह से। सो वैसा वेबसाइट पे तो और भी बहुत सारे ड्राइव में है, तुम ट्राई करो। तुम बताओ सर ये डिस्कस करो, तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा पहले ताकि तुम सीख सको। तो इसमें 21 का है। एक तो इसको आने में टाइम लगेगा।
21 का यहाँ से स्टार्ट है। देखो इसमें क्या डिस्कशन है, देखो तुम्हें ट्राई करके नहीं आया तो ये गलत बात है, इसमें तुम्हें पूछना पड़ेगा क्या डाउट है। देखो तो ये 42 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे बोला है कि S जो है सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। सो 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस है ना 1/4 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। तो क्या प्रॉब्लम है, इस हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, इसमें क्या डिस्कशन है। इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ बनाओ, क्योंकि जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, तुमसे होगा या नहीं होगा। तो पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और फिर नहीं हो रहा है तुम बताओ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, तो हम ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसे ही तुम जाते हो सारा क्वेश्चन करे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें उस क्वेश्चन में क्या डाउट है, या वो तुम्हारे लिए आसान था या डिफिकल्ट था, जब तक सॉल्व नहीं करोगे, है ना। इस तरीके से यहाँ तो मुझे लगा, देखो इसको ट्राई करते हैं। तो इसका ग्राफ बना लो x लेस देन वाई, है ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। एक्स लेस देन वाई का मतलब है ना ये वाला रीजन है, और y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। सो तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या कर बनाना पड़ेगा, इसको उधर सॉल्व कर लेता हूँ नहीं। देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ उधर, चलो ये दोनों 21 का ही है ना, देखो सो आपको बोल रहा है कि जो एस रीजन क्या है, तो पहले ग्राफ बनाओ x बराबर 2, फिर x इज इक्वल टू वाई, है ना, फिर y इज इक्वल टू 4, इन सब का ग्राफ बना लो। रीजन देख लो कौन सा रीजन है पहले, और उस पर फिर इंटीग्रेट करो। सो y भी 2 से ज्यादा ही होगा ना, बताओ भाई। तो y इज इक्वल टू 2, तो ये से ये अगर पहले 4 है ना, तो y इज इक्वल टू 4 देंगे तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। और x लेस देन y है, तो y ज्यादा है, तो ये रीजन आएगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा, x बराबर 2 क्या है, सो x बराबर 2 का मतलब है ये, तो जो x की लिमिट है वो क्या है तुम्हारा, देखो ध्यान से। सो ये जो x की लिमिट है 2 से y है ना, x की लिमिट क्या है 2 to y, सो ये लाइन है x इज इक्वल टू 2, दिस लाइन, और दिस लाइन x इज इक्वल टू 4, दिस इज x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x की लिमिट है 2 to y एंड देन y लेस देन 4, सो y 2 से 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी y 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये y बराबर 4 है। सो चेक कर लो कौन सा रीजन आया, ये रीजन आएगा, देख लो आप लोग। सो दिस इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, सो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, दिस इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये था कि x बिटवीन 2 to y, तो यहाँ x जो है x से पैरेलल लाइन बनाओगे 2 से y, और फिर यहाँ से y 2 से 4 हो जाएगा ना, y 2 से 4 हो जाएगा, तो ये रीजन हो गया। या y बराबर x टू 4, सो y बराबर x टू 4, वही आ बात है। तो अब इस पे इंटीग्रेट कर लो, तो 1/4 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। अब चेक करो, ऑर्डर चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो अभी तुम अगर x की लिमिट यहाँ से लिख लोगे तो बिना ग्राफ बनाए भी तुम यहाँ देख सकते थे, लिमिट ऐसे भी लिख सकते थे। तो x की लिमिट हो जाता 2 से y, ठीक है, y की लिमिट 2 से 4, सॉल्व करके देखो आ जाएगा। और अगर ऐसे डिफिकल्ट लगे तो तुम ऑर्डर चेंज कर लो, है ना, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो तुम। सो अगर तुम 1/4 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, तो y की लिमिट अगर तुम लिखोगे यहाँ दिख जाएगा तुम्हें x टू 4, तो y की लिमिट x टू 4 है ना, तो x टू 4 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आसान है, ऑर्डर चेंज करना आसान है।
और x की लिमिट कितना 2 से 4, तो x की लिमिट 2 से 4, सो x की लिमिट हो जाएगी 2 से 4। सो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो जस्ट। तो dy अपॉन है ना, dy 1 का इंटीग्रेशन y 4 कैंसिल हो गया 1 dx, तो आंसर कितना आएगा 2 या 1, 2 आएगा शायद, ठीक है ना, 2 आएगा। तो इसमें डिफिकल्ट क्या था, तुमने ट्राई नहीं किए होंगे। नेक्स्ट 43, सो 43 क्या कह रहा है कि फिर से एक रीजन दे दिया और अल्फा इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू है, तो बताओ क्या होगा। फिर से ये मुश्किल कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा है आईएससी ने बनाया, तुमने डिफिकल्ट बनाया, क्यों डिफिकल्ट, सॉरी बनाया तो डिफिकल्ट बनाया होगा। अगर तुम ट्राई नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्राई करना एग्जाम में तुम्हें वही हेल्प करेगा जो तुम खुद सोचोगे, है ना। ये मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ। सो यहाँ से 43 जो है ये 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन z वैसे ही है। सो अल्फा विद इंटीग्रल तो क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल x y z dx dy dz। तो वैसे ही तुम यहाँ से देख लो क्या दिक्कत है, x की लिमिट, तो x की लिमिट क्या है यहाँ पे 0 टू y ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर y की लिमिट, तो x खत्म कर दो 0 टू z, और z की लिमिट 0 टू 1। तुम अगर ग्राफ बनाना है तो उससे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा 3D में ग्राफ बनाना डिफिकल्ट टास्क है ना। तो रीजन कैसे डिसाइड करोगे, तो इससे बेटर है तुम इस तरह का एक क्यूबिकल कुछ बना लो और उससे फिर सोच सकते हो। तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हो तुम। देखो यही आंसर होगा, यहाँ से भी दिख रहा है रीजन ना। सो x से 0 टू y, फिर बाद में y होगा 0 टू z और z होगा 0 टू 1। तो इससे इंटीग्रेट कर लो इसको, ये हो नहीं जाएगा इंटीग्रेशन। बताओ भाई, x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x²/2, फिर लिमिट रख लो 0 टू y, फिर y z में बचेगा, फिर बाद में जो भी y में y² टाइप का आएगा y²/2, फिर y³/3। सॉल्व करके दिखाऊं या कर लोगे, है ना, आपने ट्राई नहीं किया है। सो ये है, और ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तुम अगर, क्योंकि आज तुम्हारे पास टाइम नहीं तो कल भी टाइम नहीं होगा। कल वैसे नहीं, आज 24 घंटे का है, कल 48 घंटे का होने वाला है, परसों 72 घंटे का एक दिन होने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता, हर रोज 24 घंटे का ही है, तो आपको उसी में करना पड़ेगा, उसने टाइम में ही। ये तुमने क्लास में डिस्कस किया था उस दिन, ये भी, हाँ ये डिस्कस किया था, ये तो डिस्कस किया उस दिन, बता रहा था मैं। देख लो, अब तुम सॉल्व करके आओ, नहीं हो रहा तो बताओ कौन सा नहीं हो रहा। ये भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा गलती हो गया था इसमें, है ना, तो बाद में फिर करेक्ट करके सॉल्व किए थे, तो हो गया, सारे क्वेश्चन तो हो ही गए। बाकी उस दिन डिस्कस किए थे, अभी 2 रहे, अभी 2 ये बच गए थे, हो गया। और बताओ बाकी लोग, अनिल तथा तुमने सारे असाइनमेंट कर लिए, बाकी और लोग जो ग्रुप में है यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? सर सीक्वेंस सीरीज का जो आपने भेजा था ना, हाँ 100 क्वेश्चन का, वो कर रहा था, उसमें डाउट। अरे तो वो अभी, अब उसको पार्ट टाइम में करो, जैसे जो चीजें हो गई हैं उसको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले कर दो। जो मेन चल रहा है पहले उसके साथ साथ बढ़ते चलो, जैसे मान लो जो चल रहा है उसके साथ चलो, जो पीछे वाली चीज रिवाइज करो, थोड़ा टाइम दो, इतना नहीं उतना टाइम उसी को दे रहे हैं कि अभी जो चल रहा है, फिर अब क्या होगा, जब लीनियर पढ़ाऊंगा तुम इंटीग्रल कर रहे होगे, जब मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ वो कर रहे हो, तो इससे तुम पीछे चल रहे हो। अभी क्या है, जो चल रहा है उसके साथ चलो, थोड़ा सा टाइम निकालो उसके लिए जो पीछे वाली चीजें हैं, क्योंकि रिवीजन है, फिर वो सब करना ही है सीक्वेंसली। एक बार फिर से तुम्हें सारे असाइनमेंट अभी करने हैं, जब डाउट डिस्कशन होगा, अभी कोर्स खत्म हो जाएगा, जब रिवीजन चलेगा उसमें, तो वही उसमें वही करेंगे, जितने असाइनमेंट एक बार फिर से होमवर्क देंगे, फिर उसका डिस्कशन होगा, होमवर्क देंगे, फिर करके और डाउट पूछो, सीधा सीधा डिस्कशन करेंगे उसके हिसाब से। अब तुम ये पीछे चल रहे हो फिर तो गलत बात है ना, फिर इंटीग्रल खत्म हो गया, तुम इंटीग्रल का कब करोगे, जब लीनियर पढ़ाऊंगा तब करोगे। एमएस वाला हो गया है, एमए वाला सॉल्व मतलब मेन देखो, अभी जो चल रहा है उसके सबके लिए कह रहा हूँ मैं, जो भी चल रहा है पहले उसके साथ चलो, और जो बाकी टाइम में जैसे कुछ नए बच्चे जो ज्वाइन किए हैं, तो नए बच्चे भी नहीं कि पुराने कर रहे हो, क्या तुम 1 लेक्चर शुरू किया, अभी मैं मान लो इसमें 70 लेक्चर चल रहा है, तो जब तक 70 तक पहुंचोगे कोर्स खत्म हो चुका होगा। तो अभी जहां से चल रहा है वहां से पकड़ो, उसको कंटिन्यू करो, और बाकी एक्स्ट्रा टाइम में तुम पीछे वाला कवर करते जाओ। तो उससे क्या होगा, 1-2 महीने बाद अभी से तुमने कवर कर लिया, तो
तो अभी से 2 महीने बाद क्या होगा, जो अभी चल रहा है वो भी हो गया और पीछे वाला भी तुम्हारा बैलेंस बराबर आ जाओगे। वरना क्या होगा, तुम जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तुम 70 तक पहुंचोगे, एग्जाम आ जाएगा, फिर ये भी छोड़ रहे हो। तो वैसा नहीं, कोई भी बच्चा जो रिकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे देखते हो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि तुम अगर लेट ज्वाइन किए हो, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी और आएंगे, है ना। अभी देखो एंड तक 400-500 बच्चा हो जाएगा, मतलब दिसंबर तक देखना एटलीस्ट, है ना, उस तरह से है। तो जो लेट बच्चा आ रहा है तो वो बच्चा क्या करेगा, तो जो जहां से चल रहा है उसको तो पकड़ो। आप सोचोगे नहीं पहले पीछे वाला करते हैं, तो जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो मैं भी तो आगे बढ़ रहा हूँ, तो तुम तो पीछे ही रह जाओगे हमेशा के लिए। तो उसके तरीका ये है कि जैसे मैं पहले मेरे साथ चलना शुरू करो और फिर बाकी टाइम में थोड़ा टाइम डिसाइड करो, 3-4 घंटे का, 2 घंटे का, जो तुम्हारे लिए पॉसिबल है, उसमें पीछे वाला वीडियो देखो या असाइनमेंट्स करो उस तरह से। लेकिन जो चल रहा है उसके साथ चलते रहो, वो चीजें हैं। तो इसके साथ वो करो, कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी लोग बताओ, जैसे 5 इंटीग्रल के असाइनमेंट है ना, तो उसको कंप्लीट करो, मतलब सारे करने तो है ही, है ना। जैसे लेकिन डाउट तुम ऐसे भी कर सकते हो, थ्योरी क्लास में भी तुम पूछ सकते हो, आधे घंटे, 6 दिन क्लास हो रही 2-2 घंटे की, तुम आधे घंटे डेली डाउट डिस्कस कर लो, बाकी टॉपिक का, पीछे वाला टॉपिक का, तो भी कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या है कि सिर्फ पूरा क्लास ही डिस्कशन क्लास है, सो वो कर लेते हैं या तो इसमें जो भी असाइनमेंट्स हैं, ये पीवाईक्यू, इसमें कैलकुलस में क्या है, इसमें सारे मिक्स्ड होंगे। तो इसके इंटीग्रल, चलो गेट का देख लेते हैं आज। अभी जो गेट स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें इंटीग्रल के क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हुए हैं, इंटीग्रल वाले सिर्फ देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जैम एमएस का डिस्कशन किया था स्पेशली, है ना, जो साहिल ने डाउट पूछे थे वो कराए थे। और अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है, बाद में तुम पिछड़ जाओगे, है ना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क होता ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिलते ही रहेंगे। तो उसको जो साथ में चल रहा है उसको पहले निपटाओ, ताकि हो कि इंटीग्रल का तुमने कर लिया, डिफरेंट ऐसे एक सिक्वेंसली में बहुत सारे असाइनमेंट थे, तो उसको भी निपटाओ, फिर ये भी करो। मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, तुम्हें करना पड़ेगा ना, 10-12 घंटे करो। कर तो मैं भी रहा हूँ, देखो तुम मुझसे देखो, मैं भी कर रहा हूँ ना, 5-6 घंटे भी क्या, 12 बज जाते रूम पे जाते जाते, सुबह से मैं वो करता हूँ, कर रहा हूँ मैनेज। तो उस तरह तुम भी कर सकते हो, इतना टाइम 24 घंटे सबके पास है, बस कहीं से टाइम बचाने, कहीं पे लगाने, है ना। मैं 6 घंटे टीचिंग को दे रहा हूँ, 8 घंटे रिसर्च को देता हूँ, 14 घंटे का हमारा शेड्यूल है। तुम भी डिसाइड कर लो भाई इस तरह से कि 8 घंटे जो चल रहा है उस पर काम करेंगे, 5 घंटे पीछे वाले पे काम करेंगे जो छूट गया है, या उतना नहीं कर सकते 6-6 घंटे या कर लो कि 6 आवर्स जो चल रहा है उस पर टाइम देंगे और जो 6 आवर्स है वो पुराने वाले करेंगे, है ना। तो उस तरह से कहीं डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें टाइम, 24 घंटा ही है और उस उतना ही सबके पास है। जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा उसके पास भी उतना ही टाइम था, ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। और तुम में से ही कोई फर्स्ट रैंक ला सकता है, ये चीज़ है, और लाएगा भी, मुझे ऐसा लगता है। सो ठीक है, चलो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो गेट स्टैटिस्टिक्स का 2000 है ना 1923 वाला पेपर है, तो इसमें जो इंटीग्रल से क्वेश्चन रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करो, इस संडे तक, आज क्या फ्राइडे, संडे तक, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, तो संडे तक इंटीग्रल के 5 असाइनमेंट निपटा लो, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, फोन बंद करके पढ़ाई करो, क्योंकि फोन में बहुत टाइम जाता है इस तरह से। तो तुम्हें डिसाइड कर लिया अभी असाइनमेंट करना, मान लो 100 क्वेश्चन है, तो बाकी सब छोड़ दो, फोन बंद करो, पहले 100 क्वेश्चन हो जाए फिर कुछ करना, इस तरह से है। एक है ना उसको डीप वर्क बोलते हैं ना, बुक है उसने ये कहा हुआ है, डीप वर्क, जो बुक का टाइटल है डीप वर्क, तो यही कहता है कि है ना, कि इसका जब तुम एक काम कर रहे हो तो बाकी दुनिया भूल जाओ। अभी तुमने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है, तो तुमने स्टार्ट किया, मान लो 1 घंटे का उसका वर्कलोड है उस काम का, तो 1 घंटे तक सब कुछ छोड़ दो, फोन बंद करो, दुनियादारी बंद, 1 घंटे उसको ही करो, उसके बाद फिर तुम स्टार्ट करो, तो वो चीजें हैं। तो उस तरह से डीप वर्क में क्या एक चीज, वरना क्या 10 चीज एक साथ करना चाहो दिक्कत होगी, तो उसके लिए टाइम डिवाइड कर लो, इस टाइम में यही करेंगे, इस टाइम में यही करेंगे, और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में तुम कोई भी एक चीज एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ करते जाओ ना, तो बहुत आगे निकल जाओगे। इस तरह की चीजें हैं, है ना। जैसे अभी एक कोट सुन रहा था, बहुत मेहनत करो, लेकिन एक दिन बहुत मेहनत करने से कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत अगर तुम रोज कर रहे हो ना तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये चीजें हैं, जैसे मैं खुद को देखता हूँ, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 13 साल से डेली 4-5 घंटे 3-4 घंटे पढ़ाता रहा हूँ, तो अभी क्या है, टीचिंग में भी ठीक ठाक हो गया और पढ़ाई भी अपनी ठीक ठाक हो गई, क्योंकि डेली में पढ़ाई भी, मतलब अपना सेल्फ स्टडी या कॉलेज भी मेरा चलता रहा है, तो 5-6 घंटे कॉलेज को, 3-4 घंटे टीचिंग को डेली चलता रहा है पिछले 12-13 साल से। कॉलेज या स्कूल में जब था मैं तब, तो उस तरह से आज बीच में फेलियर्स तो आते ही हैं, सबके आते, तुम्हारे भी आएंगे, बस उसके बावजूद भी तुम अगर चलते रहे तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे, इस तरह से है। चलो देखो, सब पहला कर लिया, तीसरा भी कर लिया, ओके,
सो पहला तो जैसे वो लिमिट एज सम पे शायद हो जाएगा, है ना? सर पाई बाय 4 आ जाएगा। हाँ, तो ये तो इजी है। 10 बन गया। तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसा तुम्हें लिमिट कॉमन ले लो, एक लाइन का है ये। सो n ऊपर से, क्योंकि k पे समेशन है तो n को हम बाहर कर सकते हैं, तो ऊपर से n कॉमन लो, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ 1/n 1/1 प्लस k बाई n होल स्क्वायर, k फ्रॉम 1 to n। अब ये एक्चुअली कन्वर्स कर जाएगी लिमिट, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 0 से 1 हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 आ गया, ये आ गया। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है कि f बार एक वेक्टर फील्ड है, तो पहले वेक्टर कैलकुलस था, देख लेते हैं, अभी नहीं है यार ये। सो देखते हैं, ये गेट में अलग से होगा, जैम में तो नहीं है वेक्टर कैलकुलस। सो f बार है दिस i कैप प्लस j कैप वेक्टर फील्ड लाइन इंटीग्रल f डॉट dr वेयर c इज द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस, तो ये 3D में है। सो ट्रैवर्स्ड इन दैट ऑर्डर इज, तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं, वो लोग लगा सकते हो ना, कुछ आता है, तो जो जैम के सिलेबस में ये नहीं है, ग्रीन्स थ्योरम या उस तरह कुछ थ्योरम्स लगा सकते हैं, इसको अभी के लिए स्किप करो, क्योंकि जैम में नहीं है ये टॉपिक, वेक्टर कैलकुलस जैम में नहीं है। अगर तुम पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो, सो ये कुछ वैसा कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तुम पुट कर लोगे तो f वेक्टर तुम्हारा है दिस i कैप प्लस दिस j कैप, और dr क्या होता है dx i कैप dy j कैप, तो ये इंटीग्रल कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस वाई माइनस जेड डी, अच्छा यहाँ पे वो भी तो है डी जेड के कैप, इस तरीके से, के कैप तो है नहीं यहाँ पे, तो उस तरीके से, क्योंकि 3D में है ना ये। अच्छा जेड तो 0 कर रखा है, तो ठीक है उसको हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसमें 0 जेड कोऑर्डिनेट है। सो इसको उस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ किसने सॉल्व किया ये, तो पुट कर लो, ये आ जाएगा dx प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड है प्लस dy, एंड वहाँ तो जेड के कंपोनेंट है ही नहीं, तो इतना ही रहेगा। अब इसको मुझे लग रहा है तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म में, और 0 to 5 जो x का चेंजेस है वो लिमिट कर दो। हाँ x 0 to 5 है, y क्या है 0 to 5, हाँ और z 0 से 0, होगा ही नहीं। हाँ तो z में 0 चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से ये लाइन इंटीग्रल का कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो एनीवे इसको अभी स्किप करो, क्योंकि ये जैम का पार्ट नहीं है, जैम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे जैम एमएस में, तो ये तब का रहा होगा, गेट में भी सिलेबस रिवाइज होता रहा है। तो अभी जैसे पहले जैम एमएस में तुम देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्वेश्चन है पुराने, उस समय 2014-15 में 15 में शायद आया हुआ है, लेकिन अब वो नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस तरह से वो पार्ट तब था, तो अभी नहीं है। ये देख लो थर्ड वाला हो गया। हाँ सर 0 आ गया। सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन है, सो कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव रियल वैल्यूड है। सो यहाँ f कुछ भी लोगे तो आंसर सेम ही रहेगा, ये कहना चाह रहा है ना। पर साइन को t ले लेते हैं ना, फिर जब लिमिट चेंज होगी तो 0 to 0 हो जाएगी। अच्छा उससे भी कर सकते हो, हाँ नहीं तो पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है, और sin x होता है। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये नेगेटिव आ जाएगी अपने, हो जाएगा। मतलब कई सारे प्रॉपर्टी है, वो भी तुम जो क्या डी ले लो साइन एक्स उससे भी हो जाएगा, नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली है, एक प्रॉपर्टी इंटीग्रल में लिखाई थी मैंने, 0 to 2a, अगर मान लो ऐसा है gx dx, तो ऐसा हो g of 2a माइनस x, अगर माइनस gx के इक्वल आ जाए तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो इससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। gx तो मान लो ये पूरा फंक्शन को, तो ये पूरा आपका gx है, तो ये पूरा gx है, तो उस तरीके से तो आ जाएगा। ये तो सीक्वेंस, ये किसका आ गया, तो ये टॉपिक तो हम कर ही चुके हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ये पावर सीरीज टाइप का दिख रहा है कुछ, हाँ तो कह रहा है कि an तुम्हारा -1 की पावर n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक। अब bn है समेशन ak, bn है तुम्हारा समेशन ak, तो bn क्या होगा पहले डिसाइड कर लो, अच्छा n तक है एक्चुअली। सो पूछ रहा है कि फॉर mod x < 1 द सीरीज
कन्वर्जेस टू bn x की पावर n, क्या होगा बताओ? इस सीरीज का सम क्या आएगा, ये पूछ रहा है ना? यस सर। ये तुम्हें एक्सपेंशन लिख के देखना पड़ेगा नहीं? ओके सर ये जो अगर bn निकालेंगे समेशन a के, तो ये -1 की पावर n + 1 बाय n फैक्टोरियल, तो e का एक्सपेंशन लग रहा है, ई के जैसा है, हाँ e रेज़ टू -1 समथिंग टाइप हो जाएगा। फिर यहाँ पे bn xn में यहाँ पे लगा सकते हैं फिर तो पावर सीरीज वाले। क्योंकि ये ऐसा है ना, अगर तुम इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, ये जैसे है b0 प्लस b1x प्लस b2x² प्लस b3x³ प्लस b4x4 ऐसे चल रहा है, सो ऑन। अब यहाँ से तुम अगर b0 निकालो तो b जैसे bn क्या है, a0 a1 अप टू an तक है, bn जो है a0 से an तक है, ये है ना? bn जो है a के k फ्रॉम 0 टू n, so मतलब a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू आपके पास an तक है, ठीक है ना? इस तरीके से है। तो कह रहा है सीरीज bn x की पावर n कन्वर्जेस टू, सर सी लग रहा है। दूसरा ऑप्शन भी है, अगर हम इसका एक्सपेंशन लिख ले फिर उससे कंपेयर कर ले, सो हाँ सर सही कह रहे हो। एक ऑप्शन ये भी है कि एक्सपेंशन है ना, इसका एक्सपेंशन लिख के तुम प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दो एक्सपेंशन है, कहीं प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे क्या है देखो, एक तो है 1/1 प्लस एक्स और दूसरा e की पावर -x का माइनस है, सो इन दोनों के एक्सपेंशन का प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, सो टू फंक्शंस है ना, टू एक्सपेंस सीरीज एक्सपेंशन का प्रोडक्ट है, इस तरीके से है। सो 1/1 माइनस एक्स और यहाँ हो गया e की पावर -x टाइप का, माइनस में ही है तो सब में वैसे ही है। सो माइनस में 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर -x। तो अब अगर सर मैंने ऐसे ही सोचा bn माइनस e की पावर -1 पे कन्वर्ट करेगा, और अगर xn जो है वो 1/1 - x पे कन्वर्ट करेगा, तो अगर प्रोडक्ट करके पूरा लिखेंगे तो c पे ही बनना चाहिए अगर मैं x में कन्वर्ट करूं। ओके ऐसा आसान है, तुम उसको ब्रेक कर लो। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू ये होता है ना, ये हो गया। हाँ सर वो बेसिकली ये x हाँ, सो 1/1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसका एक्सपेंशन लिख लो तुम, e की पावर -x का भी पता है तुम लोगों को, माइनस बाहर रख लो चाहो तो माइनस अभी तुम बाहर रख लो, और इसका एक्सपेंशन लिख लो e की पावर -x का, तो से क्या आएगा? सर bn के टर्म्स के इक्वल ही आएगा, क्योंकि bn में भी अल्टरनेट साइन के साथ ये टर्म्स चलते हैं ना। हाँ, तो b जैसे यहाँ पे तुम इसका एक्सपेंशन जस्ट लिख लोगे तो 1 माइनस है ना x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल, इस तरह से आएंगे। अब तुम इसको देख सकते हो कि प्रोडक्ट करने पे क्या बनेगा, तो क्या होगा, जैसे तुम्हें देखना है कि 1 के साथ क्या आएगा, तो ये पूरा आ गया, ओके x के साथ, ओके तो ये जो टर्म तुम कह रहे हो वो bn के ठीक है, देख तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, पहले तो ये प्रोडक्ट करके देखो, फिर इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है, इस तरह से तुम्हें समझ आएगा। यहाँ बी नॉट पुट कर सकते हो, दिख जाएगा। तो बी नॉट क्या होगा, ए नॉट के इक्वल है। ए नॉट क्या है, जस्ट -1/1 मतलब -1 आएगा, तो ये माइनस बाहर है इसीलिए। और b1 क्या होगा, तो b1 तुम्हारे पास आएगा ए नॉट प्लस a1, तो उसका सम आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो तुम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, यहाँ पे जस्ट 1 आएगी। जब तुम अब x वाले टर्म, तो यहाँ करना क्या है, देखो इजी ऑप्शन से ही करना रहेगा। तुम सिंपली क्या करो, 1 वाले टर्म कलेक्ट करो, x वाले टर्म कलेक्ट करो, x² वाले टर्म कलेक्ट करो, x³ वाले टर्म्स कुछ कलेक्ट करो, उससे तुम्हें आइडिया दिख जाएगा। और यहाँ से तुम्हें टर्म्स दिख ही रहा है तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, है ना। ये पावर सीरीज हमने किया हुआ इसलिए डिस्कस इसको कर रहे हैं, तो इससे करके देखो।
एक काम करना, हर ऑप्शन पहले तो ऑप्शंस को तुम एक्सपेंशन लिख के देख लो क्या आएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना। दूसरा ये है, हाँ सर कर लेंगे। हाँ दूसरा ये bn पुट करके तुम उसको ओपन करके देखो क्या आता है, तो ये भी उससे कंपेयर कर लेना, जस्ट इसको पुट करो उससे कंपेयर कर लो, तो उससे हो जाएगा। ट्राई करके देखना, तो फिर देखते हैं सॉल्व करके। फिफ्थ देखो, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, देखो जो भी टॉपिक हम अभी तक कर चुके हैं उसके क्वेश्चन मिलेगा, डिस्कस कर लेते हैं। ये गेट का PYQ है, कैलकुलस के नाम से एक कॉम्बाइन बनाया गया था ना, तो हमने बस लीनियर अलजेब्रा ही तो छूटा है, बाकी तो वही गया हमारा सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अब लीनियर अलजेब्रा बचा तो वो ट्राई कर सकते हैं। इसका क्या होगा, फिफ्थ का हो जाएगा, ये तो इजी है। fx दे रखा है, पुट कर लो यहाँ पे, सिंपली आ जाएगी। हाँ सो पुट करके एल से आ जाएगी। ये भी हमने डिस्कस तो किया ही था, है ना, क्लास में। हाँ सर 6 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। मैंने इसको ओपन कर दिया था, फिर इसको मैक्सिमाइज कर दिया था। हाँ वरना सर वो लग रहा है इस वाला। हाँ लगा आंसर वाले से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने इसको आसानी, मुझे याद आ रहा 180 आंसर था इसका, कुछ ऐसा शायद। सर ये तो सर्कल टाइप है, तो जो आप बोल रहे हो आप ऐसे ही सोच सकते हैं इसमें कि लेस देन 45 है। The maximum value of the function that subject to the constant this, है ना, तो इस तरह से है। ओके, या है लाग्रांज से कर सकते हो, लाग्रांज से नहीं करना तो वैसे तुम कर लो कि इसके बाउंड्री पे क्या होगा। तो इसमें तो ओरिजिन देखना कब मैक्सिमम होगा, ये हमने वो भी किया था, इसको थीटा में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे, है ना, उस तरीके से कर सकते हो तुम। इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे याद है जब उस समय किए थे हमने, इस तरह से आया था -2x कितना आएगा, -4y + 1 + 4 ओपन करके, और x² + y² की मैक्सिमम वैल्यू 45 है। तो ये हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो लेस देन इक्वल टू होगा 45 - 2x - 4y + 5। अब अगर तुम इसके बाउंड्री पे देखो तो क्या होगा, तुम अगर इसमें पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो तो क्या होगा xy की वैल्यू। अच्छा बीच में 0 भी तो है, 0 0 पुट करेंगे 45 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं हालांकि उस समय, तो कई सारे अप्रोच थे। एक तो था कि लाग्रांज लगाओ, तो लाग्रांज लगाओगे तो उसमें ये होता है कि दिस + g टाइम दिस। दूसरा है कि तुम उससे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो आसानी से नहीं आ जाएगा। बताओ इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा, x बराबर क्या होगा, √45 क्या लेंगे, sin थीटा नहीं r cos थीटा ना, cos थीटा सर, cos थीटा, और y बराबर sin √45 sin थीटा। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, सो ये तुम्हारे पास आ गया 45 + 5 50 माइनस, और ये चलो 2 कॉमन x + 2y, तो इस तरह से सो 50 - 2 टाइम, और ये आ गया तुम्हारे पास √45 भी कॉमन ले लो इसमें, सो √45 कॉमन ले लिया, इसमें से वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो बचा क्या इनसाइड, इसके साथ cos थीटा + 2 sin थीटा। और मुझे ये बताओ ये माइनस में है तो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो cos थीटा + 2 sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -√3 है ना, सो 1² + 2², ये प्लस माइनस होती है तो मैक्सिमम प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस में है तो ये जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतनी कम आएगी, ये इतना कम होगा वैल्यू ज्यादा आएगी। तो x + 2y की जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो अब यहाँ से आंसर ऐसा आएगा इसका कि 50 तो आ ही चुका है, 50 - 2, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो माइनस में आएगी √5, अच्छा सॉरी ये यहाँ तक गए हैं ना, तो यहाँ तक हम जा चुके हैं, 2 ये इंटू √45 भी है और इंटू √45 भी है, कितना आ गया ये, तो देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना, सो √5 होगा, हाँ तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 50 + 2 टाइम रूट में 45 क्या होता है 15 3 जा, सो 15 × 3 × 5, क्योंकि मुझे कुछ आंसर याद था 2 टाइम 15 80, हाँ उस समय भी यही आया था, ठीक है 80 आंसर भी है इसका। हम लोग उस समय सभी सॉल्व किए थे, जब मैं
हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस वाले कर रहे थे टॉपिक, तब भी सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन, तो मुझे याद है उस तरह से। और भी अप्रोच है, तो हमने क्या किया, उसके बाउंड्री का पॉइंट ले लिया, तो जो सेटिस्फाई कर रहा है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये फंक्शन, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू है ना 45 ही होगी, दे ही रखा है। अब यहाँ बचा ये, तो माइनस में था तो माइनस है, इसका मतलब या तुम है ना प्लस कर सकते हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू रूट ये होगी, इसकी नहीं, यहाँ पे समझ लो ये यहाँ तक है, तो हमने कन्वर्ट किया हुआ पोलर फॉर्म में, क्या cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, उसकी जो एक फॉर्मूला होता है कि जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से है एक्चुअली, सो ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसा आएगा आपके पास। चलो ठीक है, तो इसका पहले भी पुराने डिस्कशन वीडियो, जो नए लोग हैं पुराने डिस्कशन वीडियो देख सकते हैं, जो भूल गए हैं दोबारा तो देखना डिफरेंशियल कैलकुलस में, जब मैंने डिफरेंस इसका डिस्कशन किया था तब दिख जाएगा। तो 80 आंसर था इसका, तो हमने क्या किया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। देखो नेक्स्ट ये क्या है, इसका भी डिस्कशन किया था हमने तब, है ना, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सब कि तुम्हारे पास s है, वैसे पॉइंट यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 है, और f s2r है डिफाइंड बाई 6x प्लस वाई स्क्वायर, वेयर r डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन s बाउंडेड है, मैक्सिमम वैल्यू 13 है, मिनिमम माइनस 14 है, और मिनिमम वैल्यू 13 है। सॉल्व किया था हमने, तो सॉल्व कर सकते हो, इजी है। शायद याद है मिनिमम माइनस 13 आता है। इसको भी पोलर फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो उससे कर लो, जी एक्स वाई वाला से आसान होगा एक्चुअली। ये क्या तरीका था वहां पे, 6x प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा टाइम ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4, उसको बुलाना पड़ेगा इधर। अब यहाँ से कर लो, डिफरेंशिएट करके हो जाएगा। तो ये तो हमने सॉल्व किया था। अब ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको क्या करते हो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0 करो, y के रेस्पेक्ट में 0 करो, और लैम्डा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो। इससे कुछ 3 इक्वेशन आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी और लैम्डा की आ जाएगी। तो उससे तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो उससे मिल जाएगी। ये भी डिस्कस कर लिया होगा हमने, देख लो हो जाएगा। हाँ सर। सो कह रहे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, तो जस्ट आपको क्या करना है, 0 0 के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए c की वैल्यू क्या है, जस्ट कॉन्टिन्यूटी पे एक क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ लिमिट निकालनी है जस्ट। तो मैंने इसका आइडिया भी दिया था कि जब इस तरह का एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, ये जो कॉन्जुगेट है ना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो उससे आ जाएगा कुछ, नहीं आ जाएगा, ये तो कट्टे बना रहा है। हाँ तो उससे आ जाएगा, जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा, और ये 8 कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे हाँ न्यूमरेटर में रहेगा इसका प्लस वाला, प्लस 8 0 0, तो 8 प्लस 8 16 आएगा ना। 16 आता है। हाँ, वो क्योंकि perfect तो है। 0 0 रखोगे ना, मतलब इसी को अगर मैं इक्वल लिखूं तो ये एट द एंड आपका इक्वल आएगा 1 रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16, और बाहर में प्लस 8, सॉरी प्लस 64, और बाहर में प्लस 8 ये रहेगा, और आगे डिनोमिनेटर तो सर सब बन हो जाएगा। हाँ, और डिनोमिनेटर a स्क्वायर b स्क्वायर कट के तो वो कैंसिल हो चुका है, 1 हो गया है, क्योंकि ये वाली चीज़ और जो यहाँ बची होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा आपके पास, और इसमें पुट कर दो x को 0 y को 0, तो 16 आ जाएगी, तो c की वैल्यू 16 होगी। तो इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट हो, आप इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ ही है, तो ये हो जाएगा, इजी है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा या सैडल पॉइंट है। एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं इंटीग्रल क्वेश्चंस, लेकिन ये सब आ रहा है, ऐसे देख लेते हैं। सो जैसे एफ आर क्रॉस आर टू आर है डिफाइंड बाई, है ना, ये तो टॉपिक है इसमें लिखा था PYQ गेट एसटी कैलकुलस, ग्रुप में भी है, ड्राइव में भी इस नाम से है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कैलकुलस का मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस दोनों हो गए इसमें। तो एफ आर क्रॉस आर टू आर है, इस तरह से डिफाइंड है। तो पूछ रहा है बताओ ये क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 1 2 पे नहीं होगा, बताओ क्या होगा। सर ये तो नहीं होगा मेरे सर। y बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे वो भी तो है, प्रोडक्ट भी तो है। बट सर प्रोडक्ट तो 2 पे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कि 2 - 1 होगा, उससे थोड़ा नहीं, वो 0 बना देगा उसको,
ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं। किस पॉइंट पे नहीं कॉन्टिन्यूअस, बताओ। कॉन्टिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस तो है। हाँ कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 2 निकालेंगे तो 0 आएगी। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो लगा लो। डेफिनेशन क्या है तुम्हारा, कि जो डेफिनेशन अच्छा, था, वो लगा सकते हैं। हाँ सर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नीचे h आएगा ना, मान लो x को 0 रखते हैं, y के लिए निकाल सो 1 प्लस h 2 प्लस k माइनस f12 माइनस h टाइम पार्शियल डेरिवेटिव निकालो पहले इसका 1 2 पे, फिर माइनस k टाइम पार्शियल डेरिवेटिव एट y12 अपॉन में रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू 0 एज h कॉमा k टेंड्स टू 0 0। यही था ना वहां पे, तो उससे आज चेक कर लो। यस सर, सर नहीं एग्जिस्ट करेगी लिमिट। ओके, तो देखना पड़ेगा तुम्हें ना। और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली जैम में नहीं है, सिर्फ गेट में है, तो ये भी मुश्किल नहीं हालांकि। सो डेल डॉट यू निकालना होता है, देखेंगे जब गेट वालों को ऐसे कराएंगे। Which of the following is uniformly continuous, ये भी जैम में नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी रहने दो। हाँ ये वाला करते हैं, हमारे काम का है। तो अभी डी है एक्स वाई जेड, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों 0 से 1 के बीच है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, जैसे x प्लस वाई लेस देन 1 क्या लाइन होता है, तब ये प्लेन होगा इस तरीके से, है ना। ठीक है, जैसे इस तरह होता है ना, ये है, तो इस तरह का नहीं होता, या ऐसा बना दो, ऐसा कुछ है, इसको हटा दो, तो इस तरीके से। तो कोई होगा जो ऐसे कट कर रहा होगा प्लेट टाइप का। सो एक्स वाई जेड तीनों को ऐसे कट करेगा। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है कि तो x प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड क्या आएगा, तो इसका लिमिट ले लो। एक्स वाई जेड 0 1 के बीच है, मतलब ये क्यूब है ना, जैसे मैंने बना दिया इस तरह से, क्यूब ले लो। लिमिट आते जाएंगे ना इसके, हाँ। z 0 से माइनस x माइनस y। तो जैसे dx है तो इट्स बेटर कि चलो एक x से स्टार्ट करना है तो x से भी कर सकते हो, नहीं तो ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो उसके हिसाब से, है ना। सो x प्लस वाई में दिया हुआ है, z का लिमिट पहले लिखना ठीक रहेगा। उनको याद है, मतलब 0 0 0 1 0 1 नहीं वो तो ठीक है, ऐसा dz dy dx कर लो। सो z की लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ से, 0 टू 0 से 1 माइनस x माइनस y। अब z खत्म हो जाएगा, तो अब xy के टर्म में बात करो। सर 0 से 1 माइनस x। तो xy प्लेन में 0 से 1 और ये लाइन तुम्हारी रहेगी, है ना, तो ये आ जाएगा। तो जब y की लिमिट है 0 टू 1 माइनस x यहाँ से आएगी, और x की 0 से 1। अब ये इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, अब आप सॉल्व कर दोगे। लिमिट डिसाइड करना ही डिफिकल्ट टास्क रहता है, तो यहाँ से दिख जाएगा आपको कि z लेस देन दिस, और यहाँ z मोर देन 0 था, तो 0 से वो, फिर अब z खत्म हो गया, तो z को तुम 0 रख सकते हो, क्योंकि हम xy प्लेन में बात करेंगे। अब तो xy प्लेन में बात करेंगे तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो xy प्लेन में xy लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 ये आ जाएगा, और xy 0 से 1 के बीच है, इस तरीके से। और सभी लोग अभी इंटीग्रल कैलकुलस करो, ठीक है, पुराने टॉपिक्स साथ में करना, बट अभी रिवीजन में करना। पहले इसको कंप्लीट करो, साथ में वो भी करते रहो, बट इसको कंप्लीट करो ताकि लगे कि तुमने कर लिया है, तो फिर पीछे रह जाओगे। तो ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके देख लो क्या आता है। ओके, ये तो सीक्वेंस सीरीज में देखा था हमने, लिमिट सॉल्व किया था ना, इसको 2 की पावर n कॉमन ले लो, उससे आ जाएगा। ठीक, चलो ये है आई हमारे पास इंटीग्रल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आई आपके पास है 4 टाइम इंटीग्रेशन 1/√2 से 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो मुझे पोलर फॉर्म में ट्राई करके देख लो। सो y की वैल्यू जो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से x में है ना, इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे। और x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू है 1/√2 से 1 है। सर एंगल तो π/4 से π/2 जाएगा, तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से आएगा 4 टाइम, तो 1 अपॉन ये हो गया r आपका, और यहाँ आएगा r d थीटा आएगा, तो ये r और r कैंसिल हो गया,
और है ना, dy dx को लिखते हैं r dr थीटा, वो जो वेरिएबल चेंज वाला था ना कि x को रखेंगे r cos थीटा, y को r sin थीटा, तो वो जो जैकोबियन आएगा वो r के इक्वल आएगा और रेडियस पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो मॉड हटा देंगे, तो ये r dr d थीटा हो गया। अब आपके पास r की वैल्यू क्या है, सो जो r की वैल्यू है वो देख लो क्या आएगी, रेडियस क्या लेंगे, थीटा के टर्म में आएगा यहाँ से, देखो तो यहाँ पुट कर लो क्या आएगी, y बराबर r cos थीटा, so r sin थीटा लेस देन इक्वल टू r cos थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होगा, x को रखोगे r cos थीटा ना, क्या रहेगा, अच्छा तो ये तुम्हारा तो सेमी सर्कल टाइप का है ना, तो तुम ग्राफ बनाओ इसका, अगर तुम ग्राफ बना के देख लो, सो ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, एक तो ये है और y बराबर x है, तो ये वाला है, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, 0 से 1 पर रुको, जैसे क्या है तुम्हारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 लिया ना इसने, सो रूट 1 माई वाई की वैल्यू y बराबर x, तो ये है, सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 क्यों लिया है, इसका मतलब है, अच्छा 1 बाई रूट 2 से स्टार्ट किया ना उसने, तो 1 बाई रूट 2 कहीं रहा होगा, ये पॉइंट 1 बाई रूट 2 तो नहीं आएगा, देख लो, और कहाँ तक 1 तक ये है, सो ये वाला रीजन है एक्चुअली, ये ऊपर वाला, ठीक है, देखो ये वाला रीजन आएगी, ये 1 बाई रूट 2 आएगी इंटरसेक्शन, चेक करो y बराबर x रखने पे क्या आएगी, एक कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, एक कर्व है x इज इक्वल टू वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इज 1, तो x स्क्वायर 1 बाई 2, तो x बराबर 1 बाई रूट 2, ठीक है ना, तो यहाँ 1 बाई रूट 2 है, और ये कह रहा है सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद सर्कल एंडिंग ऑन लाइन, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला रीजन है, ये स्टार्टिंग ऑन सर्कल एंडिंग ऑन लाइन, ये लाइन y बराबर 1, ये लाइन के बीच में, सो ये रीजन है तुम्हारा। अब देख लो रेडियस क्या होगा, सो वहां से डिसाइड करो, सर्कल से लाइन तक, ये इतना सोचोगे, देखो सो y तुम्हारा क्या है r sin x r cos, और यहाँ करोगे तो ये r sin ही आ जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, ये आएगा, रूट है ना, अच्छा रूट में है तो बट यहाँ से r कैसे आएगा, तो r यहाँ से 1 से r sin थीटा आ जाएगा, है ना, तो वो तो क्या वही तो चाहिए, वहां तो 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो थीटा 0 to पाई बाई 4, रेडियस 1 है ना इसका, देखो ये लेंथ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये कर्व तो यही है ना, तो 1 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, लोअर जो तुम्हारा बाउंड्री है, जो तुम्हारा सर्कल की बाउंड्री है लेफ्ट वाली, और राइट वाली तुम्हारी लाइन जा रही है ऊपर ना, तो यहाँ से तुम डिवाइड कर लो, सो क्या होगी, एक तो यहाँ से तुम्हारी पास आ जाएगी, अच्छा यहाँ से तुम कह रहे हो कि आर कैंसिल हो जाएगा ये ना, सो थीटा यहाँ से मिलेगा तुम्हें, वो मिल जाएगा, वहां से देखो थीटा क्या होगी, कहाँ तक जा रही है, 0 से, r यहाँ 1 से sec थीटा होगा, 0 to पाई बाई 4 थीटा होगा, तो थीटा ठीक है, तुम्हारा रीजन जो है यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, तो एंगल तो पाई बाई 4 तक चला गया, ठीक है, और तुम्हारा जो रेडियस है x equals to 1 है ना, तो r cos थीटा equals to 1, तो वहाँ से sec थीटा आ गया और यहाँ से 1 आ गया लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास है वहाँ पे, x से निकाल सकते हैं ना, x में वैल्यू डाल के cos को इधर भेज के, जैसे यहाँ पे तुम्हारा r cos, हाँ यहाँ से थीटा डिसाइड हो जाएगा, सो थीटा वहाँ से आ जाएगा, r कैंसिल कर लोगे तो साइन, यहाँ से क्या मिल रहा है, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू cos थीटा, और साइन लेस देन cos थीटा कब होता है, तो यहाँ से थीटा मिल गया 0 से पाई बाई 4 में, वो वहाँ देख के पता चल रहा है, और यहाँ से r cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो r लेस देन इक्वल टू sec थीटा, ओके,
और मिनिमम वैल्यू क्या है आर की, तो आर 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कर्व में देख के पता चल रहा है ना, ये तो बता रखा है कि ये कवर लाइन वो कर रहा है, बट यहाँ स्टार्ट तो 1 से ही हो रहा है, सो आर इज इक्वल टू 1, सर्कल से स्टार्ट हो रहा है ना वो, तो लोअर कर्व इसका सर्कल है। ओके, तो यहाँ पे तुम कर्व एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये 1 से स्टार्ट हो गया यहाँ तक, तो 1 2 तुम्हारा कितना हो गया सेक थीटा, और थीटा हो गया 0 से π/4, तो इस तरीके से आ जाएगा 1 2 सेक थीटा और 0 से π/4। ओके, तो हो जाएगा, इससे सॉल्व कर देखना क्या आता है, मुश्किल तो नहीं है। क्या आ गया सेक थीटा -1, फिर इंटीग्रेशन कर लो तो आ जाएगा, फिर e की पावर i प्लस पाई पूछा है, कितना आया, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, log सेक प्लस tan, सर 4 into √2 + 1 आ रहा है, तो ये करना पड़ेगा, इसको तुम्हें फाइंड करना सर पड़ेगा। यहाँ से एक -π/4 की टर्म आएगी, तो वो 4 से -π यहाँ +π कट जाएगा, फिर e से log कट जाएगा, मतलब बेसिकली हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने डिस्कस किया था तब, हाँ सर ये डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो रहा है इसको, ये वाला भी तब डिस्कस किया था हमने, एग्जांपल लेके, है ना, काफी वो लगा था टाइम। क्या अप्रोच था इसका, याद है तुम लोगों को, देखो जरा। सो इसमें ये था कि f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f0 0 है, ठीक है, और f'(x + 2fx मोर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f' डिनोट कर डेरिवेटिव को। अब देखो, जब रिवीजन नहीं करते हो तो ये होता है, रिवीजन करते क्या तुम्हें याद रहता है, इस तरह कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब तुम यहाँ पे दिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ट्रू, तो मैं उसमें क्या ट्राई कर रहा था उस समय, फंक्शन ढूंढ रहे थे उस टाइम। हाँ फंक्शन ढूंढ रहे थे, लेकिन एंड में हमने सॉल्व कैसे किया था, आपने डायरेक्ट जीरो क्रेजिंग इसमें x को 0 रख दो, हमने ये कहा था ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू है ना, तो 0 के लिए भी ट्रू होगा, तो तुम इसमें x को 0 रख दो, तो क्या मिलेगा, f'0 + 2f0 मोर देन 0, और f0 तुमको क्या बता रखा है इसने 0, तो यहाँ से क्या मिला, f'0 इज मोर देन 0। तो ये भी यही कहना चाह रहा है, f0 क्यों दिया है, इसलिए दिया कि x को तुम, ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू है ना, तो x को 0 रख दो, तो f'0 + 2f0 मोर देन 0, f0 खुद 0 है, तो f'0 मोर देन 0, इसका क्या मतलब है कि डेरिवेटिव 0 पे पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन 0 पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो 0 पे जो फंक्शन है तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 पे। सो अब तुमसे पूछ रहा है ये कि क्या होगा, तो 0 पे फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फंक्शन 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, f'0 मोर देन 0 है, 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका सिंपल मतलब दिख रहा है तुम्हें, तो अब बताओ ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, और f0 0 दे रखा है तुम्हें, तो x जब 0 से ज्यादा होगा तो fx की वैल्यू क्या होगी, f0 से ज्यादा होगी कि नहीं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग fx इज मोर देन f0। डेफिनेशन क्या है, अगर मैं बोलता हूं x पॉजिटिव है, सो x इज मोर देन 0, देन fx इज मोर देन f0, और f0 0 दे रखा है तो fx मोर देन, तो जब x पॉजिटिव है तो fx की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो एक तो वो वाला है। सो ये हो सकता है ट्रू, कह रहा है कि fx नेगेटिव हर x के लिए, गलत बात है, जब x पॉजिटिव है तो fx पॉजिटिव होगा, हर x के लिए पता नहीं मुझे, x पॉजिटिव है तो fx पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव fx पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है। अब देख लो, अब दूसरा केस, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो fx क्या होगा, जब x लेस देन 0 है सो fx इज लेस देन f0,
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 पे। सो अगर है ना इंक्रीजिंग है ना उस पे, तो 0 के कंपैरिजन में अगर बात करोगे 0 कोई छोटी है, स्लाइटली छोटी है ना, उस तरह से बात करते 0 पे, तो वैसा होगा f0 0, तो fx नेगेटिव है जब x नेगेटिव होगा, तो fx नेगेटिव है जब x नेगेटिव होगा। अच्छा वो डेफिनेशन से भी दिख रहा है तुम्हें, है ना, उससे दिख रहा है f डैश x, तो पहला ट्रू होगा तो ये गलत हो, ये कह रहा है हर पॉइंट पे 0 ज्यादा ही, वहां देखो fx लेस देन f0 होगा जब ऐसा होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट इस तरह है कि x को 0 रखना है। चलो f दिस डिफाइंड बाय 8x स्क्वायर माइनस 2y डिनोट दिस m मैक्स, ठीक है ये तो सिंपल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 दे रखा था, r cos थीटा r sin थीटा, ये तो ऐसे ही बता दोगे, पुट करके देख लो हो जाएगा। या तुम अपना उससे करना है लाग्रांज से भी कर सकते हो, तुमने सॉल्व किया था हो जाएगा, वो पुट करके तो आंसर निकाल दो। तो ये सब भी डिस्कस कर ही रखा है, इसको इंटीग्रल का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी डिस्कस किया है उसमें, ये सब भी डिस्कस कर ही रखा है। ये तो अभी लास्ट क्लास में किया था ना, मतलब पहले भी कर रखा हमने, अल्फा की वैल्यू ढूंढ रहे थे जब एरिया 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, y बराबर अल्फा एक्स है, ये किया है कि नहीं, याद है? यस तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, y बराबर अल्फा एक्स है, ग्राफ बना लो, और वो ग्राफ बना के मैंने सॉल्व किया था इसको, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस रहने दो, और p x y z पॉइंट है जो नियरेस्ट है ओरिजिन के, और लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं किया, अभी ट्राई करके देखो। फिर ये भी कर लेते हैं, हालांकि ये भी आसान है। तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड पॉइंट है व्हिच नियरेस्ट टू द ओरिजिन, जो 0 के बहुत क्लोज है और इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस, इन दोनों सरफेस को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट P। सो देन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P क्या है? तो तुम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है सब लोगों ने, बताओ मुझे डी फंक्शन अगर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन क्लास 12 में 2 वेरिएबल में है, ये 3 वेरिएबल में है इस तरह क्वेश्चन। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ इसको? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो तुम बताओ अगर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन क्या होगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एक्स वाई जेड। अब मुझे इसी को मिनिमाइज करना है, ये नियरेस्ट बोला है ना, तो मुझे मिनिमाइज करना है, लेकिन मुझे ये भी बता रखा है जो एक्स वाई जेड पॉइंट है वो इन दोनों कर्व पे है, सेटिस्फाई करेगी। तो इस 3 वेरिएबल फंक्शन को क्या मैं 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूं? ओके, ये दो इक्वेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस, तो इस सरफेस का इंटरसेक्शन क्या होगा? वहां से जेड का वैल्यू लगा के ऊपर बिठा के कुछ कर सकते। मतलब जो P है इन दोनों को सेटिस्फाई करे, यहाँ से क्या कंक्लूजन आ सकती है? एक्स वाई प्लस 5 बराबर एक तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है, एक तो तुम्हारे पास है कि जेड जेड इक्वल कर दो, तो जेड जेड इक्वल करोगे तो एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक तो ये कंडीशन है। सो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू -4 आ जाएगी यहाँ से। सो इंटरसेक्शन लेना तो ये आ जाएगी, और z की वैल्यू तुम वहाँ पुट कर लो कुछ। सो कौन सा वाला पुट करना चाहोगे? फॉर्मूला था ना शायद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ कर सकते हैं।
नहीं नहीं ठीक है, ये एक्चुअली लाग्रांज वाला क्वेश्चन हो गया। देखो सो तुम्हारे पास अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड की वैल्यू कौन सा रखूं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ये है ना तुम्हारे पास। सो क्या पुट करूं, सो 1 माइनस एक्स माइनस वाई वाला रख लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। सो इस तरीके से, सो ये मेरा डी आया सब्जेक्ट टू ये है ना कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू -4 या +4 इज इक्वल टू 0। इसको लैम्डा में लेके हाँ तो अब इसको या तो तुम, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर क्या करना है, नियरेस्ट है ना, मिनिमाइज करना है ओवर दिस कंडीशन। तो देखो तुम ऐसा करो, डी स्क्वायर को कर लो, क्या दिक्कत है, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर सब्जेक्ट टू दिस। तुम सब्जेक्ट इसको लिखो सब्जेक्ट टू, ये आ गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक नया फंक्शन बना लो जी एक्स कॉमा वाई, तो तुम इसको लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 4, ये हो गया। अब तुम इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0 पुट करो, फिर ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में, z में तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, तो यही आ जाएगी। तो अब इससे एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जी, चेक कर लो, आ जाएगी। तो मतलब अब सिंपल लैग्रांज मेथड जो होता है ना, तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ से क्रिटिकल, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो एक्स वाई लैम्डा की वैल्यू और यहाँ पुट कर दो। तो तुम्हें इसमें पुट नहीं करना क्योंकि इसकी मैक्सिमा ही नहीं चाहिए, जो भी पॉइंट आएगी वो तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं होगी क्योंकि हमने वैसा लिया है। तो इसमें पुट करना, डी निकालना है तुम्हें डी स्क्वायर नहीं, तो मैंने डी स्क्वायर किस लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए, मतलब डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना रूट की वजह से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट और एफ स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यहाँ पे क्या रूट एक्स और ये है तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे आसान बनाने के लिए मैंने किया है। अब सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ आगे ट्राई करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये नहीं हो जाएगा छोड़ दिए, करोगे तो समझ आएगा। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि कर लोगे, वरना क्या होगा, अभी तुम्हें लग रहा है हो जाएगा, एग्जाम में भी लगेगा हो जाएगा, लेकिन जब सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो वहाँ फंस जाओगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइम जब भी डील करते प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, जिस तरह क्वेश्चन वहाँ मिले तुमने पहले सॉल्व कर रखा है, तो बीच में इसके बाद जो चैलेंजेस आने वाले हैं तुम पहले फेस कर चुके हो, तो एग्जाम में वो चैलेंज तुम्हें आसान लगेगा। ये है। सर आपने एग्जाम दिया था जब जैम, तो जब आपने फर्स्ट टाइम एमएस का एग्जाम दिया था, हाँ तो आपने कैसे उसको हैंड ओवर किया था, मतलब एग्जाम हॉल को, मतलब पहले क्या आसान से क्वेश्चन ट्राई किए थे? हाँ तो वही करना है, कोई 100 में 100 थोड़ी लाने हैं आपको, तो वही करना है, पहले एक बार जो इजी क्वेश्चन वाला उसको अटेम्प्ट कर लो। एग्जाम में काफी टाइम रहते हैं, है ना, वो तुम अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो बहुत टाइम होता है, तो तुम पहले वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें आ रहा है, उसके बाद फिर वापस तुम सेकेंड टाइम ट्राई कर सकते हो। अगर रीड क्वेश्चन लगे जल्दी हो जाएगा कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो, एक बार पूरा पेपर देख लो, उसके बाद फिर वहाँ ऑप्शन भी रहता है मार्क फॉर रिव्यू, तुम्हें लगे थोड़ा टाइम हो जाएगा रिव्यू कर दो, उसमें कलर रहता है, जैसे अभी तुम टेस्ट दिया होगा तो सेम वहाँ पे भी चॉइस रहती है, 4-5 ऑप्शन ना, कि मार्क फॉर रिव्यू हो गया या इस तरह से नॉट रिव्यूड, इस तरह से वो है ना, मार्क तुम कर सकते हो क्वेश्चन को, फिर बाद में उस पर आके देख लो, लेकिन पहले वो क्वेश्चन करो जो आसान है, मतलब पूरे क्वेश्चन देखना जरूरी है ना, अगर सारे क्वेश्चन तुम्हें देखे नहीं फिर लास्ट के बता 10 मिनट बचे या 20 क्वेश्चन बच गए, तो कैसे 10 मिनट 20 क्वेश्चन करोगे, वहाँ दिक्कत आती है कई बार। पहले वन टाइम फर्स्ट टाइम में तुम उसको पहले सॉल्व करो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद है ना, क्योंकि सारे 100% मार्क्स थोड़ी लाने हैं, है ना, इस तरह से 40-50 नंबर में टॉप रैंकर्स आ रहे हैं तो उतना थोड़ी मार्क्स लाने हैं, बट वही तुम्हें मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा। तो वही करने का तरीका है कि एग्जाम में आराम से नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, जो नहीं हो रहा है स्किप करो, परेशान नहीं होना है, इस तरह से अच्छी तैयारी करके जाओ, तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि सब तुम्हारे जैसे लोग ही एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं कि तुम दूसरे ग्रह से हो, कोई बच्चा दूसरा ग्रह से आया, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया, तुम अच्छे तैयारी करके जाओगे तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही होगा, और एग्जाम खराब भी होगा रिजल्ट अच्छा आएगा, तुमने अच्छी तैयारी की है तो, बस एग्जाम में तुम वो अगर टाइम मैनेज ठीक से करो।
क्योंकि पेपर डिफिकल्ट रहता है ना। सो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द इक्वेशन दिस, तो ये भी मुश्किल नहीं है, अगर ग्राफ बना लोगे आप तो x बराबर माइनस, ये किया था हमने शायद अभी, माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर का मतलब दिस ये, और y बराबर x प्लस 2, तो x को 0 y 2, सो मान लो चलो यही 2 है अभी के लिए, तो x को 0 y को 2 और y को 0 x माइनस 2। कर दोगे भाई? ये रीजन आ गया, यस सर। ये सब हो जाए। ये तो बस y1 और -2 पे कट करती है। तुम्हें देखना है कौन सा वो लेना है, ये लेना गलत होगा, पहले तुम्हें ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना मतलब अगर ये लोगे तो दो पार्ट में करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी तुम्हें। सो यू टेक फर्स्ट दिस, मतलब पहले dx फिर dy करना, ठीक है, और x की लिमिट इस कर्व से, तो यहाँ पे x की लिमिट है y माइनस 2 और यहाँ पे x की लिमिट है माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा है, देख लो, ठीक है ना, हाँ सर। टेंशन नहीं लेना क्योंकि y नेगेटिव है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। सो अब y की लिमिट, अब तुम्हें देखना है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना, ये था ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, दिख जाएगा कितना आया, सर -2 से 1। माइनस 2 से 1, तो ये माइनस 2 से 1, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, करके देखना, आंसर मैच करना, आंसर हो जाना चाहिए। तो ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, हालांकि एफ आर स्क्वायर से आर में है, एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इलिप्स, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इजी है। क्या करते हो इलिप्स में तुम लोग, एक्स स्क्वायर बाई ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 बराबर 1, तो यहाँ क्या होगा, एक्स बराबर कॉस थीटा और वाई बराबर 1/√2 साइन थीटा, देख लो हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, पोलर फॉर्म नहीं बोलते इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना, तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म को सर्कल में जनरली कन्वर्ट करते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो यहाँ मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, एक्स बराबर कॉस थीटा वाई बराबर सेटिस्फाई करेगा, उसको चेक कर लो, तुम पुट करोगे तो कॉस स्क्वायर और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। अब इसको यहाँ पुट कर दो, कितना आसानी से नहीं आ गया, देखो। सो एफ तुम्हारा कितना हो गया, 1/√2 कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2√2 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं अब, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन 2 थीटा। अब बताओ इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सर साइन तो 1 तक ही जाएगा। हाँ, तो मतलब साइन 2 थीटा एक हो गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई, मैक्सिमम आ जाएगी 1/2√2, मिनिमम पूछ लेगा तो -1/2√2, ये आंसर है। तो ये कंडीशन है, तो हमने यहाँ से सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पुट कर दिया। अब इसको प्रोडक्ट था तो हमने एक में कन्वर्ट कर लिया, अब साइन है, थीटा कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैक्सिमम 1 होगा, क्योंकि थीटा पे रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। सो साइन थीटा 1, तो इस तरह से आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी 1/2√2। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होनी चाहिए। तुम्हें कितने थ्योरीज आते हैं, वो इस तरह क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, एग्जाम में कहाँ से मार्क्स आएंगे, यही सब तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब अगर सॉल्व नहीं होगा, जो भी मतलब अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, सारे थोड़ी छोड़ने हैं, मतलब 60-70 नंबर करके आओगे ना, 60-70 मार्क्स के एटलीस्ट अच्छे से, हालांकि ट्राई कर सकते हो 80-90 मार्क्स का भी ट्राई कर सकते हो ये, लेकिन अगर तुम सब छोड़ ही दोगे तो कैसे होगा, तो करना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो तो ये तो डिफरेंशिएशन वाला ये मतलब डिस्कस किया होगा, कर सकते हैं ऐसे। तो जी किसको नाम दिया है, ये जी नाम दिया है क्या, जी डैश जीरो डेरिवेटिव जी, जी यहाँ पे है। ट्राई करना भी इंटीग्रल वाला, देखते हैं, कर तो सकते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हो तुम। इसने बोला क्या है कि जी तुम्हारा इस तरह का फंक्शन है जहाँ f 0 से r में डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूअस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है,
तो तुम अगर ऑप्शन डिस्कार्ड करना हो ना तो सिंपली एग्जांपल लेके कुछ ऑप्शंस आउट कर दो। अगर मान लो सॉल्व करना चाहो तो जैसे इसने कहा f02 से r में कोई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ट्वाइस डिफरेंशिएबल 02 में होना चाहिए। सो मुझे कोई फंक्शन सजेस्ट करो जरा fx। क्या होगा? ये तो मुझे लगता है उससे आ जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम से, रोल्स थ्योरम से आ जाएगा। चेक करो, G0 और G2 सेम नहीं आएगी? F0 प्लस F2, F0 प्लस F2 चेक करो। सो जो G है एक्चुअली यहाँ पे F0 प्लस 2 X प्लस F2 माइनस X है। सो G0 निकालो, इक्वल तो है, दोनों इक्वल ही है। सो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ C। तो कौन सा नॉट ट्रू पूछ रहा है ऑप्शन तुमसे? तो 0 इक्वल है तो बाई रोल्स थ्योरम अगर F0 F2 इक्वल है मतलब यहाँ G के लिए, हाँ, तो G0 और G2 इक्वल है और कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही, तो मतलब देयर एग्जिस्ट अ C बिटवीन 0 टू सच दैट दिस इज 0। तो ये तो ऑप्शन ट्रू हो गया, मुझे फॉल्स चुनना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू है, मेरा मतलब ये है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मुझे नॉट ट्रू चुनना है। अब कह रहा है डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव रहा तो G स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो वैसे ही कोई फंक्शन सजेस्ट ले लो, इसने किसी भी फंक्शन की बात की है जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो अगर तुम fx x² लो तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो करके देख लो एक बार। सो डबल डेरिवेटिव क्या 2 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और यहाँ का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो कह रहा है कि तो इस केस में gx क्या आएगा तुम्हारा? तो gx आएगा x² प्लस 2 माइनस x होल स्क्वायर, यही आएगा x² प्लस 2 माइनस x होल स्क्वायर। तो यहां से अब तुम अगर g डैश x निकालो तो कितना आएगा g डैश x तुम्हारा? 2x प्लस 4 टाइम 2 माइनस x इंटू माइनस 1, सॉरी 2x प्लस 2 टाइम 2 माइनस x इंटू माइनस 1। तो ये आ गया 2x माइनस 2 टाइम 2 माइनस x, सो 2x माइनस 4 प्लस 2x, सो 4x माइनस 4। अब क्या ये जो फंक्शन g डैश आया है, अच्छा क्या निकाल दिया? g डैश निकाल दिया मैंने। सो क्या ये g डैश x पॉजिटिव है x 0 से 1 में? यस और नो? अगर x को 0 रखेंगे नेगेटिव आएगी। तो ये चूंकि एग्जाम्पल लिया तो अभी हम एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल सही लिया ना, तो यही वाला फॉल्स हो जाएगा फिर। तो देख लो एक बार, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था ना पक्का? यस। बस ये देखना जो एग्जाम्पल मिले वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो हमने जो दे रखा है कि कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, ओके है ना, बाकी कहीं दिक्कत है नहीं। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए 0 2 पे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो है ही। और हमने जो फाइंड किया कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी, g डैश x निकाला यहाँ से, तो x² 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 2x और इसका हो गया 2 टाइम 2 माइनस x, 2 माइनस x का माइनस 1, तो माइनस 2 टाइम 2 माइनस x, 2x माइनस 4 प्लस 4x मतलब प्लस 2x, ठीक है। देख लो बड़ी प्लस 4 है ना, ओके ओके है। सो ओके है, तो मतलब ये ऑप्शन फॉल्स है। एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, सो ये फॉल्स है। कह रहा है एफ डबल डैश अगर नेगेटिव हो तो g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मान लो मैं 1 2 पे, तो मैं अगर सेम दूसरा फंक्शन ले लूं, अगर माइनस x² ले लेता हूं मान लो, चलो तो क्या होगा? अगर मैं माइनस x² दूंगा तो उस केस में देखो fx क्या आएगी, तो x का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2x माइनस 2, सेटिस्फाई कर रही है इसको। ले तो हम e की पावर x भी सकते थे ना, e की पावर x क्या हो, सेटिस्फाई कर रही है, वो भी कर सकते थे, e की पावर x इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन e की पावर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस x², ठीक है। अब माइनस x² रख के देख लेते हैं, सेम पता चल जाएगा तुम्हें। बोलो भाई। सो चेक करो इसको, अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा fx अगर मैंने कंसीडर किया माइनस x², ठीक है, तो इस तरीके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। मैं बता रहा हूँ ये अप्रोच एक है, ऐसा नहीं एक ही अप्रोच है, ये मुझे ये समझ आ रहा है।
तुम अगर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हो सकता है तुम्हारा अप्रोच मेरे से बेटर हो या किसी और से बेटर हो, क्योंकि हर इंसान का अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है और ये किसी बुक में नहीं मिलेगा इस तरह से या ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि उसमें थ्योरीज लिखी जाती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। ये वहाँ करेगा थ्योरेटिकली प्रूव करेगा। एग्जाम में टाइम सेव करना कहीं ना कहीं, तो आपको अपना अप्रोच डेवलप करना होगा, उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो अप्रोच डेवलप होगा। ये मेरा अप्रोच, आप इस तरह भी सोच सकते हो आप लोग, ये और भी तरीके हैं। सो ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फिर जी एक्स फाइंड करूंगा, लेकिन तुम हो सकता है मुझसे बेटर सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, तो ऐसा भी हो सकता है। सो हमारे पास क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर और एक आ जाएगा प्लस में, मतलब बीच में माइनस ही आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारे पास। अब जी डैश एक्स निकाल लो, तो माइनस 2x माइनस 2 टाइम 2 माइनस एक्स और फिर उसका -1, तो प्लस कर देगा ये। तो कहने का मतलब आया क्या, तो अब आ गया -4x, ठीक है जी, देख लो +4, क्या ऐसा है, -4x + 4। सो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, यस, 0 2 पे, ठीक है। अब g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, 1 2 पे, x को 1 और 2 के बीच का नंबर लेके देखो, 1 रखोगे तो क्या आएगी, डिक्रीजिंग। एक मिनट, तो ये भी डिक्रीजिंग था, वो डिक्रीजिंग था कि नहीं, 4x - 4, एक मिनट, तुमने 0 रखा तो नेगेटिव आया, 1 रखा तो तुमने ये गलत कैसे कह दिया, ये ऑप्शन इससे तो ट्रू ऑप्शन है, ये गलत क्यों कह दिया, देखो ध्यान से, मैं ध्यान नहीं दिया, ये 4x - 4 था ना, और यहाँ इंटरवल क्या है, 0 1 है, तो 0 रखने पे क्या आंसर आएगी, नेगेटिव आएगा। हाँ, अरे 0 रखने पे क्या आएगी, मैं पूछ रहा हूँ, x को 0 रखो, -4। -4, लेकिन 0 है नहीं तो 0 ज़्यादा लेना है, यहाँ x तुम्हारा 0 से 1 के बीच है ना, और x को 1 रखो क्या आंसर आएगी, 0। तो फिर क्या मतलब है इसका, ये ट्रू तो है, समझे कि नहीं तुम लोग, मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि g डैश x नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, ये बताओ ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू है ये, हाँ ये ट्रू है। g डैश x तुम्हें क्या बोला है इसने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 1, तो मेरा g डैश x आया 4x - 4, 4x - 4 इज नेगेटिव ऑन 0 1, तो सही बात तो है, तो g डैश x अगर नेगेटिव है तो g क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। हाँ। सही तो कह रहा है ये, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने। ओके, अब ये फंक्शन लिया मैंने, अब बोल रहा है जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 2 पे, 1 2 पे, तो x तुम्हें 1 2 के बीच लेना पड़ेगा, तो यहाँ x को 1 रख के देखो क्या आया 0, और x को 2 रख के देखो क्या आएगा, कितना रहा 2 पे, नेगेटिव, हाँ। तो ये गलत कह रहा है अब, क्योंकि g अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो g डैश x, पॉजिटिव। हाँ, सो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तुमने चेक नहीं किया, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब कह रहे हैं f डबल डैश अगर 0 है तो g, मतलब ये तो अभी मैंने एग्जांपल लिया है तो ठीक है, f डबल डैश 0 है तो g कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव 0 होता है, कौन सा फंक्शन लोगे, कांस्टेंट फंक्शन या x ले लो, x ले लो आप, तो अगर x रखोगे तो x + 2 - x, तो 2 ही आएगा, तो सही बात है। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा लो जिसका डबल डेरिवेटिव 0 हो, तो डबल डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है ना, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x, सो ठीक है ना, योगी सर, सो ये ट्रू आ जाएगा, यही एग्जांपल, एक एग्जांपल काफी है फॉल्स कहने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी ट्रू है, ठीक है ना, तो इसके अगेंस्ट मुझे एक एग्जांपल मिल गया, तो बाकी ऑप्शन में नहीं भी चेक करूं, मान लो मुझे फॉल्स चुनना है ना, तो एक एग्जांपल काफी है नॉट ट्रू कहने के लिए, तो मुझे एक एग्जांपल मिला जो उसके यहाँ सब नॉट ट्रू है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ये, तो ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये तो चेक कर सकते हो, फिर से वही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई फंक्शन ले लो और चेक कर लो, हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, कोई एग्जांपल लेके पूरा मॉड एफ एक्स 1 है, तो मॉड एफ एक्स का मतलब क्या है, मॉड्यूलस 1 होने का क्या मतलब है,
तुम खुद ही सोचो, ये जो ऑप्शन बी है उसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी फंक्शन का, तुम्हारा फंक्शन क्या है, एफ कॉन्टिन्यूअस है 0-1 इंटरवल पे और मॉड एफ एक्स 1 है, तो एफ एक्स क्या होगा, बाउंडेड। मतलब प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू थोड़ी है, एग्जैक्टली इक्वल टू है। तो अरे भाई वही 1 ही होगा। एफ एक्स या तो 1 या -1, हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू -1। तो अगर एफ एक्स 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में क्या ही आएगा, 1 ही आएगा, और -1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में 1 ही आएगा। तो ओके तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है, फिर से तो ये स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली। ओके एंड ऐसे ही बाकी चेक कर लो। कह रहा है एक्सन सीक्वेंस 0-1 में और एफ एक्सन कन्वर्जेंट है, देन एक्सन भी कन्वर्जेंट होगा। सो एफ क्या है, एफ कोई भी 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 से 1 में हो, क्या ये ट्रू होगा। अगर मैं xn लेता हूं -1 की पावर n और fx लेता हूं x², तो देखो इससे क्राइटेरिया में सुटेबल है कि नहीं है, सुटेबल नहीं है, यहाँ सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि 0 में बोला लेने को इसने, तो मैं ऐसे ना लेके ऐसा ले लेता हूँ 0-1, जब n ऑड है तो 0 ले लो और जब n इवन है तो 1 ले लो, ठीक है। अब xn, सो xn एक सीक्वेंस है 0-1 में, तो मैंने एक सीक्वेंस लिया, 0 जब n ऑड है और 1 जब n इवन है, सीक्वेंस हो गया। और मुझे fx लेना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 में, x² ले लेता हूं मैं, देखिए कन्वर्जेंट तो नहीं हो रहा, ओके। तो मुझे ऐसा लेना है कि ये कन्वर्जेंट हो जाए fxn, अच्छा। तो मुझे कहना मतलब ये है कि xn सीक्वेंस है और fxn कन्वर्जेंट है, तो क्या xn भी कन्वर्जेंट होगा, fxn कन्वर्जेंट है। सो ऐसा फंक्शन लो जो नॉन वो हो, जो दो डिफरेंट पॉइंट को सेम जगह भेजता हो, ऐसा फंक्शन लो जो 0-1 को सेम पॉइंट पे भेजता हो। ऐसा कौन सा फंक्शन है, x इंटू 1 माइनस एक्स, चेक करो। हाँ या ना, देखो हाँ मतलब तुम्हें कहा f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0-1 में, ओके ओके है, तो मैंने एक फंक्शन अगर लिया x इंटू 1 माइनस एक्स। ये आइडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि xn तुम्हारा 0-1 का सीक्वेंस है, तो x की वैल्यू 0 से 1 में लोगे तो fxn कन्वर्जेंट। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि xn मैं 0 या 1 रखूँ, क्योंकि मैंने सीक्वेंस 0-1 लिया है, तो xn 0 या 1 हो, फंक्शन सेम आंसर दे, ऐसा चाहता हूँ मैं, कन्वर्जेंट हो जाए। तो यहाँ देख लो, सो f ऑफ xn मेरा क्या आएगा, xn चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इसके हिसाब से x इंटू 1 माइनस एक्स के हिसाब से मेरा fxn 0 आएगा, ओके है। तो क्या xn कन्वर्जेंट है मेरा, कह रहा फंक्शन कन्वर्जेंट है, तो क्या मैं सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल पाऊंगा, यहाँ फंक्शन मेरा कन्वर्जेंट है। मैंने fx लिया x इंटू 1 माइनस एक्स और xn सीक्वेंस है 0-1। अरे ये सब चीजें बहुत ज्यादा समझ तुम्हें कब आएगी, जब तुम ट्राई करके आते। अब होता क्या, देखो यहाँ पे तुम कैसे सीखते, क्योंकि तुम अगर ट्राई करके आते तो यहाँ तुमने जरूर कोई अप्रोच लगाया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा, नहीं वो अलग चीज है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम इस पर थोड़ा टाइम दे के आओ तो तुम्हें ये रहेगा कैसे मुझसे हुआ नहीं था, कैसे होगा। और जब मैं बता रहा हूँ तुम्हें स्ट्राइक करेगा, अच्छा ऐसे मैं कर सकता था, फिर यही चीजें तुम्हें एग्जाम में याद आएंगी, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज क्या सॉल्व नहीं किया, मैं बता दिया, फिर तुम भूल जाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे देखिए रेयरली याद आएगा। क्यों याद नहीं आएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं घुसे कोई वो नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा कब होता है जब हम कभी फेलियर फेस करते हैं, फिर बाद में जब मुझे उसका कुछ आंसर मिलता था, अच्छा ये ऐसे होता, फिर वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। जब तुम ट्राई करके आते हो और जब तुम डाउट पूछोगे मैं बताऊंगा, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। वो इसलिए याद रहेगा क्योंकि तुमने किया, तुमसे नहीं हुआ था, तो तुम्हें उस समय वो जो गैप है तुम्हारे माइंड में, अच्छा ये कैसे होगा वो फील हो गया, तो वो तुम्हें मतलब तुम्हें फिर लॉन्ग टर्म तक तुम्हें समझ आएगा कि वैसा होगा। तो ये तरीका है। ऐसे मैंने अभी मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, मैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पहले -1 की बार n लिया, वो लगाया, फिर ये ट्राई किया, ये तो ये वर्क कर गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर यही क्वेश्चन मैं करूँगा तो मैं दोबारा वो एग्जांपल नहीं लूंगा -1 की बार n, पहले मैंने -1 की बार n लिया था,
अब जब मैं ये क्वेश्चन अगर दोबारा मैं करूंगा ये ऑप्शन, तो मैं क्यों -1 यहीं से स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया मिल गया अच्छा ये करेक्ट है। तो इस तरीके, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस इस तरीके से। तो वैसा है, तुम भी जब एक्सपेरिमेंट करोगे या तो हो जाएगा तुमसे, ज्यादा चांस है कि कर ही लोगे सॉल्व, और नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे माइंड में वो गैप रहेगा कि सॉल्व हो क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आ रहा। जब मैं बताऊं तुम्हें याद आएगा अच्छा ऐसा कुछ कर सकते थे, फिर इसके आगे कोई और अप्रोच भी हो सकता है, तो उसके बाद तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो ये ऑप्शन तो फॉल्स हो गया, यही आंसर करेक्ट है। इसने पूछा है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, सिंगल करेक्ट है, तो यही वाला फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सॉरी कहाँ गया, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तो ट्रू था, ये वाला फॉल्स है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए। अब कोई प्रूफ करेगा थ्योरेटिकली तो उसको वर्षों लगेंगे, एग्जाम में स्पेशली कहना चाह रहा हूँ कि बहुत टाइम लगेगा उस तरह से, या ट्रू प्रूफ करने में, तो कई बार एग्जाम्पल बहुत हेल्प करता है हमें। f is also monotonically increasing, अच्छा f continuous तो है ही, अब अगर monotonically increasing है तो इमेज ऑफ f is given by f0 f1। अब देखो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि कॉन्टिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, x तुम्हारा 0 से 1 के बीच है, और अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या कहता है, f0 से f1, तो ये इंक्रीजिंग के डेफिनेशन से आ गया, तो ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग। तो x की वैल्यू 0 से 1 में दे रखी है मुझे, तो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है शुरू में यहाँ पे कि x तुम्हारा 0 से 1 में है, कहाँ गया यार, है ना, यहाँ पे मुझे बता रखा है x 0 से 1 में है। अब ये खुद बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन पता है मुझे कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 है, तो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 लेस देन इक्वल टू, इक्वलिटी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, अगर स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होता तो मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेके चलता। एनीवे यहाँ पे तो इक्वलिटी लगा भी रखा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इन्होंने तो ऐसा कर रखा है ना, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, सो fx इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू f1। कोई बात कब, जब मोनोटोनिक है तब, मतलब ये 1 1 हो जाएगा ना फंक्शन। यस यस यस, ये 1 1 हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि इंक्रीजिंग कर दिया, कॉन्टिन्यूअस भी कर दिया। ये काउंटेबल नोटेबल चेक करने वाला ये जैम में नहीं है, गेट में लाइक कर सकते हैं हम लोग। ये मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था जब क्लास जो थ्योरी पढ़ा रहे थे सीक्वेंसर, एग्जांपल लेके ही कर लो इसको। अभी इंटीग्रल क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया क्या ये, तो लोग डिस्कस कर ही लेते हैं फिर। सो इस तरीके से आंसर भी दे ही रखा है, तो मैच कर सकते हो। इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है। अब कोई बैठ के 26 क्वेश्चन करेगा तो कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगता है तुम लोग बताओ। अगर तुम लोग कोई तुम में से अगर ट्राई करेगा 26 क्वेश्चन ऐसे असाइनमेंट ये वाला, कितना टाइम लगता है? मतलब कुछ तो लगता होगा, 50 घंटे, 26 घंटे, तो 52 घंटे, तो 26 क्वेश्चन में 8 घंटे लगा दोगे तुम। ऐसा क्या फाड़ तोड़ना है भाई, क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकेंड, फिर तुम 10 सेकेंड सोच भी सकते हो कैसे होगा, या 20 सेकेंड, फिर सॉल्व करना शुरू करोगे तुम तो 1 मिनट में पता चल जाएगा तुमसे होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, और जो नहीं हो इसको भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो कितना सोचोगे? अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कितना टाइम देते हैं उस पे? 1 घंटा? 1 घंटा थोड़ी देंगे। आधा घंटा 1 घंटा तो लग जाता है। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट भी ठीक है, उसमें 8-10 मिनट सोचना चाहिए, अलग अलग अप्रोच ट्राई करने चाहिए, वही उसी से सीखते हैं हम लोग, सीखते वहीं से हैं, ट्राई करने से ही। तो वो है एनीवे, कहने मतलब 26 क्वेश्चन है, तो मुझे तो ज़्यादा 2-3 घंटे में एक बच्चा ट्राई कर सकता है। हुआ नहीं हुआ तो स्किप करो, कुछ टाइम दो, 5-10 मिनट ट्राई करो, नहीं हुआ उसको स्किप करो, फिर आगे बढ़ो, फिर तुम डिस्कस करो मेरे साथ, लेकिन ट्राई करके आओ, कहने का ये मतलब है। फिर से ट्राई करके आओ, डाउट हो तो अगले क्लास से फिर पूछना। अभी दूसरा एक और देख लेते हैं, जैम एमए वाला खोल लेते हैं, आधा घंटा है ना अभी, जैम एमए का ट्राई करते हैं। तो जैम एमए क्लास में किया था, गेट एसटी का अभी हमने देखा, ये सब मैंने किया, तुमने नहीं किया, तुम्हें सॉल्व करके आना है। सॉल्व नहीं करोगे सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, फिर बाद में एक्सक्यूजेस ढूंढोगे कि एग्जाम क्यों नहीं निकला, इस तरह से। हालांकि इस बार गेट बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई, पिछली 2 बार 100 लोगों ने किया था, इस बार आई थिंक 150-200 लोगों ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि कट ऑफ फिक्स है। जब से गेट स्टार्ट हुआ है, गेट वाले बच्चों को बता रहा हूँ मैं, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 5 साल गेट हुए हैं स्टैट्स के। हर बार जनरल कट ऑफ 25 नंबर है, ओबीसी का 22.5, SC ST का 16, ये फिक्स कर रखा उन्होंने।
5 साल सेम कट ऑफ था। बस ये कौन सा बच्चा जो उससे ऊपर जाएगा उसको क्वालिफाइड माना जाएगा। तो जब मैं डेटा देख रहा था ना, तो पहले एक बार 2021 वाले में 88 लोग क्वालिफाई किए थे, 2022 वाले में 99 लोग क्वालिफाई किए थे अराउंड। इस बार तो बहुत बच्चों ने क्वालिफाई, क्योंकि जो त्रिसा है जिसको IIT रोपर में एडमिशन मिला PhD स्टैटिस्टिक्स में, तो उसका 147 रैंक था, तो मुझे याद नहीं था बीच में बोलता, तो उसका 147 रैंक था। गेट स्कोर अराउंड 400 के आसपास है उसका, तो उस पर उसको IIT रोपर में PhD स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन मिला है। और देखो कोइंसिडेंस ये है कि जिनके अंडर वो PhD करने गई है वो IIT खड़गपुर से PhD हैं अभी जस्ट, मतलब वो पहली स्टूडेंट है, मतलब वो सोमेश सर जो है, सोमेश कुमार उठ के स्कॉलर हैं, अभी उन्होंने जस्ट ज्वाइन ही किया 2 महीने पहले IIT रोपर, और उसके अंडर ही पोस्ट डॉक्टर मतलब PhD मिला है उसको। ज्वाइन कर लिया, हैं? मतलब उनको जॉब मिल गया। हाँ, वो 2020 में उनका PhD खत्म हुआ था यहाँ से, IIT खड़गपुर से 2020 में खत्म हुआ था PhD, सोमेश सर के अंडर उन्होंने किया है। और फिर वो अभी US में 3 साल हो गए ना, 3 साल से पोस्ट डॉक कर रहे थे US में, और उसके बाद फिर उसको रोपर में जॉब मिल गया तो आ गया, तो ऐसा है। तो फिर वही उसकी पहली स्टूडेंट ये लड़की त्रिसा है, जो पिछले साल मेरे गेट बैच में थी, क्रैश कोर्स पिछले साल में चलाया था 3-4 महीने, तो उसमें थी वो, तो उसका है ना उसमें हुआ है। मतलब इस बार ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया, मेरा कहने का मतलब ये गेट में इस बार 150-200 बच्चों ने क्वालिफाई किया है हम, तभी तो 147 रैंक पे है ना, 400 आसपास स्कोर है, और उस पर एडमिशन भी हो गया है इस तरीके से। सर वो PSU होता है ना, हाँ। कितने रैंक होता है, PSU जो होता है कितने रैंक पे जॉब मिलता है? वो टॉप रैंकर्स को मिलता है, वो निकालते हैं, वो लोग मेरिट निकालते हैं, कई बार इंटरव्यू भी लेते हैं वो, तो गेट के थ्रू अप्लाई वही कर सकते हैं गेट क्वालिफाइड है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसके बाद कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं, नहीं लेते हैं तो रैंक के बेसिस पे वो फिर मेरिट बनाते हैं। चलो इसको ट्राई करते हैं ये गेट वाला, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। जैम MA का ये, तो जैम MS हो गया तुम्हारा, गेट ST हो गया, और मतलब ट्राई करके तुम्हें आना, मैंने क्लास में किया डिस्कस, तुम ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो, और डाउट तुम कभी भी हम लोग रेगुलर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं पहले आधे घंटे, और संडे तो होता है ये 3 घंटे डाउट क्लास। क्या हो रहा है इसको? जैम में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो करें कंटिन्यू, देखो तो पहला क्वेश्चन ये है, तो हो जाएगा, ये तो ऑर्डर चेंज करने को लग रहा है, देखो जरा। हाँ ऑर्डर चेंज। तो इसमें ठीक है, डिस्कस तुम भी अपना वो सुझाव दे सकते हो, उससे नींद नहीं आएगी, ये रात हो गया है। सो यहाँ पे क्या है कि ये dx dy dz है, यहाँ dx dz dy dx dz dy dx dz dy, तो x का तो चेंज नहीं करना, जेड का करना है 1 माइनस वाई आ जाएगा, है ना? हाँ 0 to 1 माइनस वाई, तो उस तरीके से हो जाएगा, dy dz है, dz dy करना है बस, तो ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा x y में, मतलब यहाँ पे ऑर्डर x तो वही है, मतलब dx तो ठीक है उसे एक ऑर्डर पे है, y z को, तो उसके हिसाब से आपको फिट करना है, ठीक है। ग्राफ बना के देख सकते हो तुम अगर, है ना, चाहो तो यहाँ पे। सो उस तरीके से आ जाएगा, b होगा a होगा, कौन सा आएगा? सर वो पहला वाला लिमिट क्या है, वो 0 to 1 है या 1 0 to 1 है, देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 0 to 1, 1 to 1 minus z, और 0 से 2 dx
डी वाई, हाँ इसमें थोड़ा इसने बोल्ड नहीं किया, बहुत लाइट दिख रहा है ना। सो डी वाई डी जेड देखो इस तरह से है। सो इसको तो चेंज नहीं करना मुझे लग रहा है। ये जो एंड वाला जो लिमिट जो है वो बदल जाएगा, 1 to 1 माइनस वाई हो जाएगा और 0 to 1 हो जाएगा। हाँ मतलब बस यही है कि यहाँ y जो है वो हमारा 1 to 1 माइनस जेड है और z है 0 से 1। तो अब यहाँ से तुम्हें ग्राफ अगर yz में बना लो इस तरीके से तो तुम्हें दिख जाएगा y प्लस जेड लेस देन 1 और y मोर देन 1 है। एक मिनट, ये क्या कर रखा है 1 माइनस 0 से, सॉरी ये मैंने गलत से, हाँ ये मैंने गलत से लिख दिया। तो ये 0 से है। सो y 0 से 1 माइनस जेड है। सो इस तरह से y प्लस जेड 1 इस तरह से ग्राफ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम चेंज करोगे y प्लस जेड लेस देन 1 है तो ये जस्ट ये पहला हो जाएगा फिर, क्योंकि ये 0 से सेम ही रहेगा x का। यहाँ y है 0 से 1 माइनस जेड, तो आप जब चेंज करोगे ऑर्डर तो z हो जाएगा ना 1 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ है तो ये z प्लस वाई बराबर 1 है। तो y 0 से 1 माइनस जेड और इधर करोगे तो z 0 से 1 माइनस वाई, जो भी जैसे भी तुम देख लो ना उसके हिसाब से, तो वैसा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सरफेस एक्स एस, मैं पढ़ देता हूँ, एस बी द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है, यूज स्ट्रोक्स थ्योरम। तो ये तुम्हारे जैम एमएस में नहीं है, स्ट्रोक्स थ्योरम ये भी नहीं है। मतलब वेक्टर कैलकुलस पहले था, अभी भी जैम एमए का अभी जो सिलेबस 2023 का उससे हटा दिया वेक्टर कैलकुलस को, तो अभी जैम एमए में भी वेक्टर कैलकुलस नहीं है। हाँ ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ये दो क्वेश्चन जो है। सो एक्स ई की पावर वाई स्क्वायर है, ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है ना, डी एक्स डी वाई। सो पहला क्वाड्रेंट में आ जाएगा x0 y1 y बराबर x स्क्वायर। अच्छा तो y बराबर x स्क्वायर और x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, y बराबर 1 ये, तो रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, सॉरी y बराबर 1, ये गलत होगा ना। तो हालांकि y बराबर x स्क्वायर है तो ऐसे ही रहेगा, हाँ ये लेना है। तो y बराबर 1 ये आ जाएगा और ये y बराबर x स्क्वायर। सो ये रीजन आ गया, हो जाएगा इंटीग्रेशन अब तो, ठीक है। तो x तुम्हारा 0 से y स्क्वायर और ठीक है ना, और y का लिमिट 0 to 1। x 0 से y स्क्वायर, y 0 से 1 तक जा रहा है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा, कर लेना इंटीग्रेट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड एबव बाय द सरफेस z बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द बिलो बाई प्लेन z0। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का जो होता है dz dy dx। तो z की लिमिट देखो, कह रहा है बाउंडेड एबव बाई दिस, z की लिमिट खुद ही बता रहा है कि ऊपर ये है और बिलो कर्व z बराबर 0 है। सो 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जब z की लिमिट रख दिया तुमने तो अब xy प्लेन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो z बराबर 0 रख दो, तो इसमें z को 0 रख दो, तो z को 0 रखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो ये रीजन r बोल दो इसको अब, और r बराबर तुम्हारा ये है, तो सर्कल पे इंटीग्रेट कर लो पोलर फॉर्म से, आ जाएगा। पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। अच्छा देखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड एबव बाय दिस बाउंडेड बिलो बाय z बराबर, तो z बराबर 0 का मतलब क्या, xy प्लेन, तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। जैसे z बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, xy प्लेन ना, xy प्लेन, तो वहां उसी से स्टार्ट हो, पूरा सर्कल हो जाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है। तो z को 0 रखेंगे, ये आ जाएगा, z को 0 पुट कर लो, यही आ जाएगा, हो जाएगा कवर। क्योंकि इसका एक्चुअल ग्राफ देखो, पता है क्या है इसका एक्चुअल ग्राफ, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो तुम 3D में तो इट इज लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनाओगे तुम, अगर मतलब y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे फिर 1 माइनस, तो ऊपर एक चला जाएगा। तो ये इस तरह का शेप है एक्चुअली, सो इस तरह का शेप होगा ये। सो इसका प्रोजेक्शन लोगे पूरा xy प्लेन पे आएगा, ठीक है, ऐसा बोल दो। तो ये इस तरह से शेप है ना, ये वाला शेप होगा, और यहाँ क्या है, ये 1 है, और ये तुम्हारा z बराबर 0 है और ये z बराबर 1, इसका ग्राफ बना लो 3D में, ठीक है। तो इस तरीके से है, ओके, पूरा सर्कल आ जाएगा, पूरा सर्कल पे इसको करना। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल दिस एस फॉर्म दिस।
सो तुम्हारे पास सरफेस इंटीग्रल मतलब क्या डबल इंटीग्रेशन टाइप का है। सो चलो dx ये 3 कितने वेरिएबल में है, x y z। अच्छा ये थ्योरम बड़ा बुलाएगा वेक्टर कैलकुलस का, इसको स्किप करो। यहाँ पे यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल तो ये कर सकते हो, यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। दिस इंटीग्रल जहाँ r रीजन है xy1 xy3, जब xy1 और xy3 तो मतलब एक u बराबर ले लो x इंटू वाई, और यहाँ देखो y बराबर 3x y बराबर 5x, तो v बराबर क्या लेना चाहिए, क्या ये मिल रहा है y ले लीजिए, y अपॉन x, y क्यों लेंगे y अपॉन x, सो y अपॉन x बराबर 3 और y अपॉन x बराबर 5, ठीक है। तो x y बराबर 1 से 3 और मतलब u बराबर 1 से 3 हो जाएगा, v बराबर 3 से 5 हो जाएगा। सो ये ले लो और इससे हो जाएगा। तो यहाँ से जैकोबियन निकाल लो। अब ये डबल इंटीग्रेशन है x इंटू वाई डी एक्स डी वाई। सो डबल इंटीग्रेशन, अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तुम चेक कर लो, u हो गई। अब यहाँ तुम्हें चेंज करना है डेल, तुम्हारा एक्स वाई है ना, सो डेल यू भी नहीं सॉरी डेल एक्स वाई डेल यू भी डी यू डी भी, है ना। इस तरह से यहाँ डी यू डी भी है तो रखना, डी एक्स वाई था। तो इस तरीके से हो गया। अब यू भी का लिमिट ले लो, यू का लिमिट वहाँ से दिख रहा है मुझे 1 से 3 और v का लिमिट 3 से 5, क्योंकि डिपेंड तो कर नहीं रहा है ना, x इंटू वाई और y इंटू एक्स डिपेंड करेगा, देख लो। ये कांस्टेंट फिक्स कर रखा है। तुम ग्राफ भी बना सकते हो, बट ग्राफ अगर इसका बनाओगे तो पैराबोला टाइप का होगा। सर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं, ये आएगा, ये आएगा, देखो ये आएगा, ये वाला रीजन है तुम्हारा। तो ये रीजन है, तो ये पूरा चार एंड पॉइंट है, तो उसी 4 एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा 1 से 3 और यहाँ 3 से 5। तो ये हो जाएगा, कर लोगे यहाँ से हो जाएगा। जैकोबियन निकालना जस्ट तुम्हें, अब ये हो 3 जाएगा। बार इंटीग्रेट करना होगा इसको, अगर ऑर्डर चेंज नहीं किया तो। अच्छा ऐसा है क्या, ओके। हाँ यहाँ अगर वेरिएबल चेंज नहीं किए तो, है ना। अगर वेरिएबल चेंज नहीं किए, एक तो ऑर्डर चेंज करना अलग हो गया, dx dy हो गया, हाँ फिर वेरिएबल एक वेरिएबल चेंज करना अलग कॉन्सेप्ट है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर अलग है, चेंज ऑफ वेरिएबल अलग है। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल का है, तो यहाँ वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। ये इस तरह से देखना पड़ेगा तुम्हें, वो भी कर्व कहाँ पे आ रहा है, 1 है ना, 4 भी हो सकता है अगर वो सेम पॉइंट पे नहीं आ रहा होगा तो। वो एग्जैक्ट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट से दिख जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है उससे दिख जाएगा, हो जाएगा। ये भी वेक्टर कैलकुलस से छोड़ दो इसको, लाइन इंटीग्रल। तो नेक्स्ट क्लास है तुम लोगों का होमवर्क है जैम एमएस गेट एसटी जैम एमए, एटलीस्ट ये कंप्लीट करो। फिर एक नॉन पीवाईक्यू था, एक जेडबलई वाला भी था, जितना कंप्लीट कर सकते कंप्लीट करके आओ, और अभी बाकी साइड में करो बाकी लोग। सो ये वेक्टर छोड़ दो, वेक्टर वाला छोड़ देना। फाइंड द वॉल्यूम, सो फाइंड द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय पैराबोला z बराबर 2 - x² - y², z बराबर x² + y²। तो देखो अगर तुम इसका 3D में मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, बनाना क्यों है, वॉल्यूम सीधा से लिख लो ना, dz dy dx। अब तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि z की लिमिट कहां से कहां तक लोगे, ये डिसाइड करना है ना। बताओ क्या होगा। सो एक तुम्हें बता रहा था, ग्राफ अगर बनाता तो एक का ग्राफ ऐसा है, ये किसका ग्राफ है, इस वाले का, और 2 - x² - y², मतलब ब्रैकेट कॉमन लोगे, 2 - x² + y² है। सो ये 2 मान लो यहाँ पे है, सपोज ये z बराबर 2 का प्लेन है, तो ये इसी के नीचे इस तरह का कर्व है, समझ रहे हो, ऐसा हो गया। तो इसके बीच का तुम्हें निकालने हैं वॉल्यूम। तो z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, दिख रहा है ये, हाँ इस तरह से। तो लोअर कर्व कौन सा है, लोअर वाला ये है, ये वाला लोअर है। x² + y²। सो x² + y² से 2 - x² - y²। अब ये z का लिमिट हो गया, तो z को 0 रख दो। तो इसका प्रोजेक्शन तुम्हें लेना है, लेकिन एक्चुअली तो प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो वो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² + y² = 2। हाँ तो इस तरह से, तो इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, हालांकि एक मिनट क्या आएगा प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन में वो √2 आएगा, सर्कल विद रेडियस। नहीं एक मिनट, यहाँ पे तुम्हारा ये था विथ z रेडियस और ये है विथ 2 तक आया ना, ये 2 है तुम्हारा z बराबर, मतलब 2 मतलब जब xy 0 है तब 2 है ना। अच्छा xy अगर दोनों 0 है तो कहाँ पे होता है, z एक्सिस पे, z एक्सिस पे ये 2 0 0 है, ओके।
नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक मिनट जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन जब कर रहा था z बराबर 1 वाला, तो यहाँ कोई देखिए, यहाँ z बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि z बराबर 0 फ्लैट वो कर्व है एक्चुअली तुम्हारा, ठीक है ना। मतलब जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे वही हाँ, उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे एक्चुअली कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक ये है और एक ये है। तो लार्जेस्ट सर्कल का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वहां z बराबर 0 था तो वहां कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है ना। हाँ रेडियस 1 का आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 आएगी यहाँ पे, क्योंकि इसका जो ये लार्जेस्ट सर्कल होगा, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, तुम ऊपर से देख रहे हो, जो तुम ऊपर से देख रहे हो तो जो लार्जेस्ट सर्कल जहाँ पे तुम्हारा एक बार ऐसा कर्व है और एक बार ऐसा कर्व है, लेकिन दोनों का वो अलग था, तो जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों इंटरसेक्शन जो, तो सर्कल पे मिल रहा होगा ना, दो पैराबोला जब मिल रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है, एक सर्कल पे, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सर्कल है। तो उसका प्रोजेक्शन तुम एक्स मतलब ऊपर से मान लो तुम देख रहे हो, तुमने देखना एक्स वाई प्लेन पे उसकी क्या इमेज बन रही है, तो वो ये आएगी एक्चुअली इंटरसेक्शन लोगे तो उस तरीके से इंटरसेक्शन इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन ये आएगा, यही तुम्हें ग्राफ तो दिख ही रहा है। तो लार्जेस्ट सर्कल जो इंटरसेक्शन में आ रहा है वो ये है, छोटे छोटे सर्कल्स है ना इस तरह से, लेकिन प्रोजेक्शन में ये आएगा 1 है, ये 1 है, इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो आर तो इस पे इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 पे। ये सब सरफेस इंटीग्रल छोड़ दो, यहाँ पे है ना, हाँ ये हम लोग अभी कर सकते हैं, इजी है ये भी। कंप्यूट द डबल इंटीग्रल वेयर डी इज दिस बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ भी चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हो, यस देखो ध्यान से, y बराबर x प्लस 3 तो y माइनस एक्स बराबर 3, और एक है y माइनस एक्स बराबर माइनस 3, इसको लिखोगे तो y प्लस 2x 4 और y प्लस 2x माइनस 2, तो चेंज ऑफ वेरिएबल कर लोगे तो u ले लो इसको तुम, तो u बराबर 3 से माइनस 3 से 3, और v ले लो इसको, तो मतलब you considered u as y minus x, you considered v as y plus 2x, so चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो, तो चेंज ऑफ वेरिएबल करके आ जाएगा, ठीक है। इसको चेंज ऑफ वेरिएबल कंसीडर u बराबर y minus x, v बराबर y plus 2x, चेंज ऑफ वेरिएबल से। ये वेक्टर वाला छोड़ दो, वेक्टर वाला जो भी क्वेश्चन उसको छोड़ देना, ये कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि f r to r be a continuous function, तो इंटीग्रल कैपिटल f y dy 0 से x, है ना, ऐसा लग रहा है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि CDF UDF है ना। देखो तो f r से r में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इंटीग्रल है f y dy, कैपिटल f y dy, तो चेक करा किसके इक्वल आएगा। अच्छा तो तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी है इंटीग्रल की, यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो ठीक दिख रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, किसके इक्वल आना चाहिए, तो ऑर्डर चेंज करना है मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं, 1 वेरिएबल में लाना है इसको, ऑर्डर चेंज कर लो, ठीक तो है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हो जाएगा। अभी जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो dy dx है, तो यहाँ fy है इसीलिए इसको हटा नहीं सकते, लेकिन तुम इसको dx dy कर दो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ fy है ना, तो fy में x को क्या ही मतलब है, तो बस चेंज ऑफ ऑर्डर, तो चेंज ऑफ ऑर्डर करो आंसर आएगा। हाँ चेंज कर देंगे हो जाएगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कल भी कर रहे थे, ये cos ब्रैकेट में एंगल है मैक्सिमम ऑफ x क्यूब कॉमा y की पावर 3/2, x क्यूब कॉमा y की पावर 3/2 dx dy, जहाँ r 0 से 1 में है, तो 0 से 1 का मतलब ये रीजन है 0 1 0 1, और उसमें तुम्हें एंगल कंसीडर करना है मैक्सिमम x क्यूब y की पावर 3/2 dx dy। देखना पड़ेगा दोनों में कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है। सो ये x क्यूब बराबर y की पावर 3/2 टाइप का है, ओके, तो x की पावर 6 बराबर y क्यूब, ओके। सो मैक्सिमम ऑफ दिस इंटीग्रेट कैसे करोगे, अभी तो तुम्हें 0 से 1 में दे रखा है, तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कब किसकी वैल्यू ज्यादा है वो देखनी पड़ेगी। सो जैसे देखना है कि xy भी 0 से 1 में, y भी 0 से 1 में है, तो x क्यूब का ग्राफ बना लो। अच्छा इक्वल कब होगा दोनों, x की पावर 6 y की पावर 3, सर वो वाले फार्मूला से नहीं ना होगा,
कौन सा मैक्स वाला फॉर्मूला? हाँ मैक्स। लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड उड़ा जाएगा। मैक्स ए कॉमा बी होता है 1/2 ए प्लस बी माइनस में मॉड, तो अगर ए ज़्यादा है तो क्या आएगा, ये प्लस रहेगा मैक्स में, मिन में मतलब मैक्सिमम में प्लस होगा, मिनिमम में वो होगा। ठीक है ना? तो ये लेकिन यहाँ तुम लगाओगे तो क्या होगा, नहीं होगा, इसको तुम्हें देखना पड़ेगा ब्रेक करके। एक्स क्यूब इसमें भी ब्रेक ही होगा। हाँ एक्स क्यूब जब बड़ा होगा y टू द पावर 3/2 ही क्या छोटा होगा। जैसे अगर 1/2 रखोगे ना तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 और ये 1/2 की पावर 3, मतलब अलग अलग वैल्यू देखे अगर हम, सो कहाँ डिफरेंस आएगा? इस पे तो इक्वल है। क्यूब रूट ले लो यहाँ पे। अच्छा क्यूब रूट लो तो x बराबर आ जाएगा ओ ओके, यू टेक क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होगा, y की पावर 1/2, सो एक्स स्क्वायर बराबर y, ये रिलेशन आ गया। अब ग्राफ बना लो इसका, y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा होता है, सो ऊपर ये हो तो गया। अब इसमें तुम्हें देखना है कब किसको कंसीडर करना है। ओके रीजन इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें, तो इस रीजन पे अलग और इस रीजन पे अलग ऐसा करना पड़ेगा, दो पार्ट में। R1 R2 करके कर लो, R1 और R2 हो जाएगा। अब ये रीजन बांट रहा है ऐसा, तो ऊपर वाले रीजन में क्या हो रहा है कि कौन सा ज्यादा है वो देखना पड़ेगा, लोअर रीजन में कौन सा ज्यादा है उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट x, y लेना है, तो ये बस तुम्हें पूरे R पे इंटीग्रेट करना था। R तुम्हारा ये स्क्वायर है, सो डिसाइड होगा इसके इधर एक अलग इक्वेशन आ रहा है, ऊपर में आ रहा होगा, एक बड़ा होगा दूसरे से, मतलब यहाँ अलग ही। मान लो एग्जांपल, चलो 0 1 पॉइंट है ना, 0 1 पे देख लो x0 y1, तो x0 y1, x को 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, y1 ज्यादा है ये, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ऊपर होगा एक्स क्यूब की वैल्यू कम है और y की पावर 3/2 ज्यादा है, और यहाँ ऐसा उल्टा हो रहा होगा, एक्स क्यूब ज्यादा होगा y की पावर 3/2 से। तो मतलब जब R1 पे दो रीजन में इंटीग्रेट करो, क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, दिस प्लस दिस R1 R2, तो R1 में मैक्सिमम कौन है, जो ज्यादा है, यहाँ y की पावर, तो इसमें cos y की पावर आएगी, इसमें cos में एक्स क्यूब आएगी सर। ठीक है जी, क्वेश्चन हो जाए कि नहीं? तो ऊपर वाले रीजन में एक्स क्यूब कम है वो ज्यादा है, तो इनमें से एक चुनना है तुम्हें। तो R1 रीजन में y की पावर 3/2 चूज कर लेंगे, और दूसरे रीजन में एक्स क्यूब चूज कर लेंगे, और दो पार्ट में R1 प्लस R2 करके हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। तो आज क्या दिन है, आज अभी क्लास है ना हमारे पास अभी, और तो आज है थर्सडे शायद, सैटरडे। सर एक डाउट बता दीजिए। हाँ चलो, तो इसको ये स्टॉप करते हैं, ये भी गया, छोड़ो। हाँ बताओ, रीड करो। क्या है क्वेश्चन? Let x be a random variable representing the number of times you need to roll a pair six-sided dice until you get 4 consecutive six. Find expectation of x. नंबर ऑफ टाइम्स, Number of times you need to roll a pair dice. नंबर ऑफ टाइम्स को